नमस्कार साथियों, एससीटी एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। आप सभी अभ्यर्थी का काफी ज्यादा रिक्वेस्ट आया था कि सर कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत तो समझ चुके हैं, लेकिन जब इसका क्वेश्चन ट्राई करते हैं तो नहीं बन पाता है, वहां पर हम उत्तर लगाते हैं तो गलत हो जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है? तो मैंने उस सभी स्टूडेंट को ये बताया था कि आप जब कोहलबर्ग के सिद्धांत को समझ चुके हैं तो आपका क्वेश्चंस भी सही होगा। ऐसा नहीं है कि अगर आप समझ चुके हैं तो क्वेश्चन आप गलत कर लेंगे। इसका मतलब यह है कि आप कोहलबर्ग के सिद्धांत को सही तरीके से समझे ही नहीं है। तो आज हम कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के थ्योरी को काफी अच्छे तरीके से समझेंगे, साथ ही साथ हम उसका क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस को भी हम करेंगे। हो सकता है यह वीडियो लंबा हो तो आप लोग थोड़ा लंबे समय तक रहिएगा, लेकिन उससे पहले आप सभी अभ्यर्थियों को लाइव आने के लिए सूचित कर दीजिए। आप इस वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक कर दीजिए और दोस्तों के भी शेयर कर दीजिए। अगर आप अपना व्हाट्सएप ग्रुप चलाते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह में डाल दीजिए, ताकि सभी स्टूडेंट के पास सूचना पहुंच जाए कि कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत की क्लास अभी शुरू हो चुकी है। फिर हम कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की चर्चा करेंगे। यह जो हम सिद्धांत पढ़ने वाले हैं, नैतिक विकास का सिद्धांत कोहलबर्ग का, यह सिद्धांत आपके सीटेट परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी जो पेपर 1 और पेपर 2 की जो परीक्षा हो रही है, उस दोनों पेपर में यहां से प्रश्न पूछे ही जा रहे हैं। 1 से 2 प्रश्न आते हैं। तो आप अगर इस सिद्धांत को अच्छे तरीके से समझ लेंगे तो आपको इस सिद्धांत से संबंधित प्रॉब्लम को हल करने में ज्यादा दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। साथ ही साथ जो केंद्रीय विद्यालय संगठन परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी यह चैप्टर काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम इस चैप्टर को काफी अच्छे तरीके से पढ़ेंगे तो आपको केवीएस की भी परीक्षा में भी यह चैप्टर काम देगा। इसके अलावा DSSS हो गया, यूपी टेट हो गया, रीट हो गया, एनवीएस हो गया, या जितने भी टीचिंग रिलेटेड एग्जामिनेशन है सभी में यह चीज जो है आपका अति महत्वपूर्ण है। तो हम कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत को समझेंगे। इसमें जो है आपका थ्योरी भी रहेगा और साथ ही साथ हम बहुत सारे क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस करेंगे। तो अब देर न करते हुए हम बढ़ते हैं थ्योरी की तरफ। देखिए, आप में से बहुत सारे लोग कोहलबर्ग को नहीं देखे होंगे। यही है कोहलबर्ग साहब, है ना, जिन्होंने सिद्धांत दिया था। उस सिद्धांत का नाम था नैतिक विकास का सिद्धांत, यानी मोरल डेवलपमेंट थ्योरी। तो आपका पहला क्वेश्चन यहीं से बनता है कि कोहलबर्ग ने कौन सा विकास का सिद्धांत दिया था या कौन सा सिद्धांत दिया था। तो आपको याद रखना है नैतिक विकास का सिद्धांत। इस तरह के प्रश्न अभी वर्तमान में चल रहे परीक्षा में भी पूछे गए हैं और आपके होने वाले परीक्षा में भी पूछ सकते हैं। तो पहला एकदम याद रखना है, यहीं से आपका एक क्वेश्चन बन रहा है कि कोहलबर्ग जो सिद्धांत दिए थे उस सिद्धांत का क्या नाम था बेटा? नैतिक विकास का सिद्धांत। ठीक है, हम बढ़ते हैं अब अगले स्लाइड की तरफ और हम देखते हैं नैतिक विकास के सिद्धांत यानी लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के कुछ हाइलाइट्स के बारे में। तो यह जो लॉरेंस कोहलबर्ग थे वो अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थे, मतलब उनका जो संबंध था वो अमेरिका से था, वो मतलब अमेरिकी ही थे, तो इसलिए इसे अमेरिकन मनोवैज्ञानिक कहा गया। हम इस चीज को जानने से पहले, नैतिक विकास के सिद्धांत को पढ़ने से पहले हम पहले जानते हैं कि नैतिक कहते किसको है। आपको तो यह पता है कि नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? लॉरेंस कोहलबर्ग ने। इनका पूरा नाम था लॉरेंस कोहलबर्ग। तो हम इस सिद्धांत को जानने से पहले हम समझेंगे नैतिक है क्या, मोरल है क्या, यानी आपकी नैतिकता है क्या। देखिए, आपका वह प्रिंसिपल, आपकी वह एथिक्स है ना, आपका वह सिद्धांत जिसके बेसिस पर आप डिसाइड करते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, वही आपका क्या है? नैतिक है। क्या समझे आप? आपने अभी यह समझा कि आपका वह प्रिंसिपल, आपकी वह एथिक्स, यानी आपका वह सिद्धांत जिसके बेसिस पर, जिसके आधार पर आप यह निर्णय करते हैं कि क्या सही है या क्या गलत है, वही क्या कहलाता है? नैतिकता, यानी मोरल, यानी नैतिक कहलाता है। जैसे देख लीजिए, अगर आपको ये लगता है कि चोरी करना गलत है तो यह आपके नैतिक विकास के ऊपर निर्भर करता है। आप यह सोचते हैं कि चोरी क्या करना है? गलत। चोरी करना क्या है? गलत है। अगर समाज के कुछ नियम ऐसे हैं, जैसे समाज ने यह बना दिया है कि चोरी करना गलत है, तो आप मानेंगे कि नहीं, चोरी नहीं करना चाहिए क्योंकि यह क्या है? गलत है। तो यह हमारा क्या कहलाता है? नैतिक, यानी नैतिकता कहलाता है। उसके बाद हम समझेंगे नैतिक तर्कना के बारे में। आखिर नैतिक तर्कना है क्या, जिसको इंग्लिश में हम लोग मोरल रीजनिंग कहते हैं। नैतिक तर्कना को समझिएगा। नैतिक तर्कना का मतलब क्या होता है? यहां पर देखिए लिखा हुआ है, सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को नैतिक तर्कना कहते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि आप जो सही और गलत के प्रश्न का जो निर्णय लेते हैं उसमें जो आप चिंतन प्रक्रिया को शामिल करते हैं
यानी आपके अंदर जो चिंतन प्रक्रिया है उसको जो शामिल करते हैं वही आपका क्या कहलाता है, नैतिक तर्कना कहलाता है। यहां से प्रश्न बेटा कई बार पूछे गए हैं, यह आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो एकदम इस चीजों को क्या रखना है, याद रखना है। अब आप इसे एक उदाहरण से समझिए। जैसे आप यह मान लीजिए कि चोरी करना अगर आपको सही लग रहा है, आप ये समझ रहे हैं कि नहीं चोरी करना मेरे लिए क्या है, सही है, तो आप सही है तो इसके पीछे का क्या लॉजिक दे रहे हैं, इसके पीछे का क्या रीजन दे रहे हैं, तो इसके पीछे का जो आप रीजन दे रहे हैं वही आपका क्या कहलाता है, नैतिक तर्कना कहलाता है। यहां पर वही बात लिखा हुआ है कि सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया, जो चिंतन प्रक्रिया को आप शामिल करते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, नैतिक तर्कना कहते हैं। अभी आपने एक उदाहरण से समझ लिया कि नैतिक तर्कना का क्या मतलब हुआ, कि आप जो लॉजिक देते हैं, आप जो भी काम कर रहे हैं चाहे वो गलत काम ही क्यों नहीं कर रहे हैं, तो आप उसके पीछे का जो लॉजिक देते हैं वही लॉजिक आपका क्या कहलाएगा, नैतिक तर्कना। मतलब आप चीजों को गलत या सही जो बता रहे हैं उसका आधार क्या है, उसका बेसिस क्या है, उसका रीजन क्या है, उसका कारण क्या है, वही चीज क्या कहलाएगा बेटा, नैतिक तर्कना कहलाएगा। उम्मीद करते हैं आप चीजों को समझ चुके हैं, है ना, कि आप नैतिक तर्कना के बारे में जब भी अब आपके परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे तो आप बता देंगे, है ना। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, नैतिक तर्कना। इसी से संबंधित एक और पॉइंट है नैतिक दुविधा, यानी जिसे हम लोग इंग्लिश में मोरल डिलेमा कहते हैं, उसको समझते हैं। नैतिक दुविधा, दुविधा का मतलब होता है कि आप दुविधा में है, आप डिलेमा में है कि क्या करना है, क्या सही है क्या गलत है, ये आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, इसी को हम लोग नैतिक दुविधा कहते हैं। जैसे मान लेते हैं, एक उदाहरण लेते हैं, यहाँ देखिए इस आदमी की जो है पत्नी बहुत ज्यादा बीमार है और इसके पास पैसे नहीं है जो अपने पत्नी का इलाज करवा सके, तो यह दुविधा में है कि हम अपने पत्नी को मरने दे या फिर दवा की चोरी कर ले, ये डिसाइड नहीं कर पा रहा है, ये दुविधा में है, इसको खुद समझ में नहीं आ रहा है कि हमको क्या करना है, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, नैतिक दुविधा। एक और उदाहरण से समझिए, जैसे आप यह मान लीजिए कि आपकी पत्नी डूब रही है और आपकी मां भी डूब रही है, तो आप दुविधा में है कि हम दोनों में से बचाना किसी एक को ही है, लेकिन दोनों में से हम किसे बचाए, तो आप दुविधा में आप निर्णय ही नहीं कर पाते हैं कि हम मां को बचाए या पत्नी को बचाए, तो इसे हम नैतिक दुविधा कहेंगे। लेकिन अगर आप पत्नी को बचाते हैं या फिर अगर आप मां को बचाते हैं और मां को बचाने का जो रीजन देते हैं, जो आप तर्क देते हैं, जो आप कारण बताते हैं, उसी को हम लोग नैतिक तर्कना कहेंगे, क्योंकि आपने मां को बचाया या आपने पत्नी को बचाया तो क्यों बचाया, इसके पीछे का तर्क क्या है, इसके पीछे का रीजनिंग क्या है, इसके पीछे का कारण क्या है, तो आप जो वो बताएंगे उसे हम लोग क्या बोलेंगे, नैतिक तर्कना बोलेंगे। लेकिन दुविधा में है आप, यहां पर दुविधा पर हमने क्या बताया, आप निर्णय ही नहीं कर पा रहे हैं, आप अपनी पत्नी को बचाए या आप अपनी मां को बचाए, ये आप दुविधा में है, आप क्लियर ही नहीं हो पा रहे कि हम किसे बचाए, इसी को हम लोग नैतिक दुविधा कहते हैं। तो इसी चीज को आधार मानकर लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। यही डिलेमा को आधार मानकर, ये था क्या, इनके पीछे का जो एक स्टोरी है उसे हम लोग समझेंगे। इनका जो स्टोरी था वो था हेंज डिलेमा का एक स्टोरी। इन्होंने क्या स्टोरी बताया था, क्या स्टोरी अपने बच्चों को सुनाया था, जिसके बेसिस पर इन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था, वो स्टोरी अब आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिएगा कि वो स्टोरी है क्या। देखिए, यह जो व्यक्ति है इनका नाम हिंज है, क्या है, हिंज है, या कहीं कहीं इसे हेंज भी लिखा होता है, मनोवैज्ञानिक का नाम कुछ इस तरह से है, तो कहीं कहीं बुक में हिंज और कहीं कहीं आपको हेंज लिखा रहता है, तो इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, ऐसी बातों को कंफ्यूजन में नहीं रखना है। तो इस व्यक्ति का नाम क्या है, हेंज। इसकी पत्नी बहुत ज्यादा बीमार थी, बहुत ज्यादा क्या थी, बीमार थी, और इसकी पत्नी के लिए महंगी दवाइयां की जरूरत थी। डॉक्टर ने बताया कि इस प्रकार की दवाइयां लाओगे तभी तुम्हारी पत्नी का जान बच पाएगा, अन्यथा बच नहीं पाएगा। तो ये चीज क्या करता है, अपने रिश्तेदारों के पास जाता है, कौन, हिंज जाता है, अपने रिश्तेदारों से पैसे मांगता है, तो पैसे तो मिलता है लेकिन उतनी पैसे नहीं मिल पाता है जितने दवा का दाम था। तो ये हिंज क्या करता है, ध्यानपूर्वक आप कहानी को सुनिएगा। हिंज क्या करता है कि रात में वो दुकान में जाता है, दवाई की दुकान में जाता है, ड्रग्स की दुकान में जाता है और वहां से क्या करता है, मेडिसिन को चोरी कर लेता है, दवा को चोरी कर लेता है। तो ये स्टोरी यहीं पर खत्म होती है। अब आपसे मैं एक प्रश्न पूछ रहा हूं, अब आपको बताना है कि क्या हिंज ने दवा चुराकर सही किया। तो आप अब डिलेमा में आ गए, मतलब आप दुविधा में आ गए, आपको मतलब ये नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं कि क्या उसने चोरी किया सही किया, या पत्नी का जान बचाया सो सही किया, या पत्नी को मरने देता वो सही होता। तो यही है हेंज डिलेमा की स्टोरी। तो इसी स्टोरी को आधार मानकर कोहलबर्ग ने जो है यह कहानी अलग अलग उम्र के कुल 70 लड़कों को सुनाया था। मतलब ये जो आप पढ़ रहे हैं थ्योरी, इस थ्योरी में पक्षपात किया गया है, सिर्फ लड़कों को ही लिया गया था। बाद में इनका क्रिटिसाइज भी हुआ है, आगे हम लोग देखेंगे, आलोचनाएं भी हुई है। आलोचनाएं जो है इन्हीं की जो एक शिष्य थी, एक छात्र थी, स्टूडेंट थी, उन्होंने ही आलोचना की थी कोहलबर्ग के सिद्धांत को, अभी वो है ही, जिंदा ही है।
तो कोहलबर्ग ने यह कहानी कुल अलग अलग उम्र के 70 लड़कों को सुनाया और पूछा कि क्या हिंज ने दवा चुराकर सही किया। देखिए, ये कहानी अलग अलग बच्चों से पूछ रहा है कि क्या हिंज ने जो दवा चुराया वो सही किया। कहानी सुनाने का उद्देश्य ये नहीं था कि बच्चे उत्तर क्या देते हैं, बल्कि वह यह जानना चाहते थे कि बच्चे जो उत्तर दे रहे हैं उसके पीछे का रीजन क्या बता रहे हैं, रीजन क्या दे रहे हैं। अगर बच्चे को यह लग रहा है कि दवा चुराना सही है तो उसके पीछे का रीजन क्या है, क्यों उन्होंने ये बताया कि दवा चुराकर उसने सही किया, या उन्होंने क्यों ये बताया कि दवा उसे नहीं चुराना चाहिए। तो बच्चे रीजन क्या देते हैं वह यह जानना चाहते थे, और इसी रीजन के आधार पर कोहलबर्ग ने जो है नैतिक विकास के सिद्धांत को तैयार किया, नैतिक विकास के सिद्धांत को बनाया, और इसके आधार पर कोहलबर्ग नैतिक विकास के सिद्धांत को दी। इनका मानना था कि बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं वैसे वैसे चीजों को देखने का नजरिया बदलता रहता है, और उसके पीछे का जो रीजन बताते हैं वह भी क्या होता है, चेंज होते रहता है। जैसे आप खुद सोचिए कि जब आप छोटे थे तो आपको क्या लगता था कि सूर्य जो है पृथ्वी के चारों ओर घूमती है, ठीक है। लेकिन जैसे ही आपका विकास हुआ, आप बड़े हुए, आपके अंदर और भी डेवलपमेंट आई, तो आपको लगा कि नहीं यार, ऐसा नहीं है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। जब ऐसा नहीं है कि सूर्य जो है पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, पृथ्वी ही सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो वही चीज है कि आप जैसे जैसे बड़े होते गए, जैसे जैसे आपका विकास होते गया, वैसे वैसे आप चीजों को सही और गलत कहते हुए आगे बढ़ते चले गए, है ना। इसी चीज को इन्होंने जो है आगे चलकर नैतिक विकास की अवस्थाओं को 3 स्तर और हर एक स्तर की 2-2 अवस्थाओं में क्या किया, डिवाइड किया। तो आपका दूसरा प्रश्न यहां से बनता है। पहला तो आपको यह देखना था कि नैतिक विकास का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक का दिया हुआ है। तो आप सभी को याद हो गया होगा बेटा कि नैतिक विकास का सिद्धांत लॉरेंस कोहलबर्ग का दिया हुआ है। साथ ही नैतिक तर्कना भी आप समझ गए होंगे कि आप जो सही और गलत के बारे में बताते हैं उसके पीछे का जो रीजन देते हैं, उसके पीछे का जो तर्क देते हैं, उसे हम लोग नैतिक तर्कना कहते हैं। हो गया बेटा यहां तक रिवीजन। अब हम आए नैतिक विकास की अवस्था के बारे में। ध्यानपूर्वक आप उस स्टोरी को भी याद रखिएगा जो हमने बताया था, हिंज डिलेमा का स्टोरी। तो अब हम पहुंचते हैं नैतिक विकास की अवस्थाएं के बारे में। तो वही अवस्था, मतलब वही लॉरेंस कोहलबर्ग ने जो है हिंज डिलेमा के आधार पर नैतिक विकास की जो अवस्थाएं हैं, स्टेज ऑफ जो मोरल डेवलपमेंट है, उसके 3 स्तर और प्रत्येक स्तर के 2-2 अवस्थाएं के बारे में क्या किया, वर्णन किया कि ये तीनों स्तर का नाम याद रखना है, और जो जो अवस्था बताएं हर एक स्तर में उसे भी याद रखना है, क्योंकि यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना। बच्चे बहुत सारे ऐसे बोले हैं, कॉल्स पे हो, फोन कॉल्स पे हो, या ऑफलाइन क्लासेस में हो, है ना, या कमेंट करके हो, बहुत बताएं कि सर हमने तो सारे अवस्था को, सारे स्तर को अच्छे से रट लिया, फिर भी क्वेश्चन नहीं बन रहे। तो बेटा मैं आज आपको वही बता रहा हूं, आज मैं इतना गारंटी लेता हूं, आप इस सिद्धांत को पढ़ लो, एक भी क्वेश्चन लॉरेंस कोहलबर्ग से गलत नहीं होगा। अगर गलत होगा तो फिर आप हमें बताना। अगर आपने सिद्धांत को समझ लिया तो पूरी गारंटी के साथ कहता हूं कि आपको एक भी प्रश्न ऐसा नहीं है जहां आपको गलतियां हो जाएगी, जहां आपको गलत हो जाएगा। एकदम ध्यानपूर्वक समझना है। अगर आप नहीं समझ पाए हैं तो आप क्या करेंगे कि वीडियो खत्म होने के बाद पुनः शुरू करके आप स्किप कर करके वीडियो को बढ़ाकर देख लेना है ना। मैं काफी डीपली में समझा रहा हूं, इतना डीपली में आपको यूट्यूब पर भी कहीं पर भी वीडियो नहीं मिलेगा नैतिक विकास के सिद्धांत का। तो आप यहां याद रखेंगे स्तर कितना था, लेवल कितना था, 3, और प्रत्येक स्तर की कितनी अवस्थाएं थी, 2-2 अवस्थाएं थी। तो इस तरह से टोटल कितनी अवस्थाएं हो गया, 6 अवस्थाएं, क्योंकि 3 स्तर है, प्रत्येक स्तर का 2-2 अवस्था, तो 3 स्तर का 2 6 अवस्था। तो आपको याद रखना है, और उस सब का नाम। तो अब हम देखते हैं सबसे पहला जो स्तर था लेवल 1, इनका नाम दिया था इन्होंने पूर्व परंपरागत स्तर, यानी प्री कन्वेंशनल स्टेज। पूर्व परंपरागत को पूर्व प्रथागत भी लिखा रहता है, तो वहां पर आपको ये नहीं सोचना है कि यहां पर सर ने तो परंपरागत ही बताया लेकिन प्रथागत कहां से आ गया, है ना। आप इसका इंग्लिश नाम याद रखेंगे, ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होगा। तो पूर्व परंपरागत स्तर एकदम याद रखेंगे, ये लेवल 1 था, ठीक है। इसमें 2 अवस्था थी, कौन कौन सी अवस्था थी। पहला था दंड एवं आज्ञा पालन अभिमुखता, है ना, 2 से 4 वर्ष तक के बच्चों के बीच होती है। और अगला जो था वो था वैयक्तिकता और विनियम अभिमुखता। देखिए पूर्व परंपरागत स्तर का अभी आपने 2 अवस्था को देख लिया, पूर्व परंपरागत स्तर का अभी आपने 2 अवस्था को देखा। तो ये याद रखना है कि पूर्व परंपरागत स्तर में ये कौन कौन से 2 अवस्था है, उस दोनों का नाम याद रखना है। पहला क्या था, दंड एवं आज्ञा पालन अभिमुखता, और दूसरा क्या था, वैयक्तिकता और विनियम अभिमुखता। उम्र सीमा भी याद रखना है, पहला का क्या था 2 से 4 वर्ष, और दूसरा क्या था 4 से 7 वर्ष। अगला है आपका स्टेज 2 यानी लेवल 2।
लेवल 2 का नाम था परंपरागत स्तर। जिस तरह से लेवल 1 का क्या था, पूर्व परंपरागत स्तर, लेवल 2 का नाम हो गया परंपरागत स्तर यानी कन्वेंशनल स्टेज। इसमें क्या है कि इसका जो अवस्था का नाम है, वह तीसरा जो अवस्था है वह है अच्छे आपसी व्यवहार व संबंधों पर आधारित नैतिक चिंतन। ठीक है, इसे हम लोग अच्छा लड़का या अच्छा लड़की अवस्था के नाम से भी जानते हैं। हम लोग एक अवस्था के और भी नाम पढ़ेंगे आने वाले स्लाइड्स में, आने वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन वहां से भी पूछे जाते हैं। हम एक से ज्यादा अवस्थाओं के नाम बताएंगे कि इस अवस्था का और क्या क्या नाम हो सकता है। इसकी उम्र सीमा भी ध्यान रखनी है, 8 से 10 वर्ष। और लेवल 2 का जो है अगला जो अवस्था है, यानी इसका दूसरा अवस्था और कंप्लीट चौथा अवस्था, वह है सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने पर आधारित नैतिक चिंतन। ये 10 से 13 वर्ष तक के बच्चों में होती है। इसे हम लोग कानून और व्यवस्था अभिमुखता या उन्मुखता भी कहते हैं। तो अभी तक आपने स्तर 2 का 2 अवस्था को देख लिया और कुल 4 अवस्था को आपने देख चुका है। अब हम बढ़ते हैं अगले स्तर की तरफ, जिसका नाम है उत्तर परंपरागत स्तर। इसे हम लोग उत्तर के जगह पश्च भी लिख सकते हैं, तो कहीं कहीं आपको पश्च लिखा हुआ मिलेगा, प आधा तालव्य स और च, है ना। पश्च परंपरागत स्तर, इसका भी कितनी अवस्था है, 2 अवस्था है। क्या क्या है, सामाजिक अनुबंध अभिमुखता, और अगला कौन सा है, सार्वभौमिक नीतिपरक अभिमुखता। सामाजिक अनुबंध अभिमुखता में जो है 13 से 18 वर्ष तक के बच्चे आते हैं, और सार्वभौमिक नीतिपरक अभिमुखता में जो है 18 से ऊपर वर्ष के बच्चे आते हैं। उम्मीद करते हैं आप सभी को यह तीनों लेवल का नाम याद हो गया होगा, साथ ही इसके सभी स्टेज भी याद हो गया होगा। अगर आपको याद नहीं हुआ है तो आप याद कर लेंगे। अब हम आने वाले स्लाइड्स में एक एक स्तर और एक एक अवस्था को डिटेल्स में पढ़ेंगे। अगर आप यहां से चीजों को समझ चुके हैं तो आप ऐसे समझ लीजिए कि आप सारे थ्योरी को कंप्लीटली समझ चुके हैं। तो हम बढ़ते हैं सबसे पहले पूर्व परंपरागत स्तर की तरफ, यानी प्री कन्वेंशनल स्टेज की तरफ। देखिए, यह जो स्तर है, यह जो पूर्व परंपरागत स्तर है, इस अवस्था में बच्चों के अंदर नैतिकता का अभाव होता है। मतलब बच्चे खुद निर्णय नहीं कर पाते हैं कि वह क्या कर रहे हैं जो सही है, वो क्या कर रहे हैं जो गलत है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। बच्चे इस अवस्था में, इस स्तर में निर्णय नहीं कर पाते। कौन से स्तर, पूर्व परंपरागत स्तर में, यानी प्री कन्वेंशनल स्टेज में बच्चा जो है निर्णय नहीं कर पाता है, उसके अंदर नैतिकता का क्या होता है, अभाव होता है। ठीक है बेटा, यहां तक आप समझ चुके हैं चीजों को। लेवल 1 यानी बच्चे अभी किस स्तर पर होंगे, प्राथमिक स्तर पर होंगे। बच्चे अभी प्राथमिक कक्षा में ही होंगे। इस स्तर की जो 2 अवस्था है उस बारे में हम लोग देखेंगे। पहला अवस्था आपने क्या देखा था, दंड एवं आज्ञा पालन अभिमुखता। यह अवस्था 2 से 4 वर्ष तक के बच्चों में होती है। इस अवस्था का जो मुख्य विशेषता है वह यह है कि इस अवस्था के जो बच्चे होते हैं वह क्या करते हैं कि जिस चीज के लिए उसको पनिशमेंट मिलता है, जिस चीज के लिए उसको डांट मिलता है, बच्चा वो काम नहीं करता है। आप ध्यानपूर्वक चीजों को समझिएगा। बच्चा क्या बोल रहा है कि जिस चीज के लिए हमें डांट पड़ रहा, हम वो काम नहीं करेंगे। अगर बच्चा चोरी कर रहा है, आप इस एज के बच्चे को 4 थप्पड़ लगा दीजिए। अगले दिन से अगर इसका कोई अन्य साथी चोरी कर रहा है तो ये बच्चा उस साथी को बोलेगा कि यार चोरी मत करो, चोरी करोगे पकड़े जाओगे तो मार लगेगी, है ना, चोरी नहीं करो। तो यहाँ पर बच्चा कौन सी अवस्था में होगा, तो यहाँ पर बच्चा जो होगा वह होगा अवस्था नंबर 1, यानी दंड एवं आज्ञा पालन अभिमुखता वाली अवस्था पर बच्चा होगा, है ना। तो ये जो स्टेज 1 है उसमें बच्चा क्या बोलेगा कि चोरी मत करो। जैसे अगर मान लो जिस तरह से हिंज ने दवा चुराया, अगर यह बच्चा हिंज को दवा चुराते हुए देखता तो बच्चा यह बोलता कि अंकल चोरी मत कीजिए, अगर आप चोरी कीजिएगा तो जेल जाइएगा, जेल जाना पड़ेगा। तो इसका मतलब बच्चा जानता है कि जिस चीज के लिए हमें डांट पड़े, जिस चीज के लिए हमें मार पड़े, जिस चीज के लिए हमें पुलिस पकड़े, जिस चीज के लिए हमें जेल हो, हमें वो काम नहीं करना। चूंकि बच्चे के अंदर नैतिकता का अभाव होता है, बच्चा सोच ही नहीं पाता है हम जो कर रहे हैं वो सही है या गलत है। इसलिए जिस चीज के लिए इसको मार पड़ता है समझ जाता है ये काम गलत है और यह काम हमें नहीं करना चाहिए। और जिस चीज के लिए बच्चे को चावसी मिलता है उसको लगता है कि नहीं यह काम हमें करना चाहिए, क्योंकि इसके लिए तो हमें क्या मिला, चावसी मिला। उम्मीद करते हैं आप इस अवस्था के विशेषताओं को समझ चुके हैं और इसी विशेषताओं को टाइप करके आपको क्वेश्चन भी बनाना है। अगर इस अवस्था की विशेषताओं को टाइप करके क्वेश्चन बनाएंगे तभी आप चीजों को अच्छे तरीके से जोड़ पाएंगे और अपने उत्तर तक पहुंच पाएंगे। तो वहां पर जो है हम इस चीजों को देखेंगे और आपको जोड़कर भी समझाएंगे। इसलिए उम्मीद करते हैं आप चीजों को समझ चुके हैं। अगर आप नहीं समझे हैं तो आप एक बार कमेंट कीजिए, मैं आपको पुनः समझा देता हूं, है ना। ठीक है बेटा, बढ़ते हैं हम अगले अवस्था की तरफ और देखते हैं अवस्था नंबर 2। अवस्था नंबर 2 का नाम है व्यक्तिकता और विनियम अभिमुखता।
यह 4 से 7 वर्ष तक के बच्चों में होती है। देखिए 7 वर्ष तक का बच्चा जो है अभी वह प्राथमिक स्कूल में ही रहेगा, और प्राथमिक स्कूल का जो बच्चा होता है उसमें नैतिकता का क्या होता है, अभाव होता है। हमने तो अभी जस्ट बताया ना कि पूर्व परंपरागत स्तर में बच्चों के अंदर नैतिकता का अभाव होता है, क्योंकि बच्चे समझते ही नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं जो सही है, हम क्या कर रहे हैं जो गलत है। बच्चे को ये खुद भी पता नहीं होता है ना। तो ये जो अवस्था होती है 4 से 7 वर्ष तक, ये अभी बच्चा प्राथमिक में ही रहेगा, है ना। इसका नाम क्या था अभी हमने बताया, व्यक्तिकता और विनियम अभिमुखता। देखिए यह अवस्था में क्या होता है कि बच्चे को जो काम करके खुशी होती है बच्चा वही काम करता है ना। बच्चे को जिस काम को करके खुशी मिलती है वही काम करेगा, मतलब बच्चा अपने आप को इंपोर्टेंस देता है, बच्चे अपने आप को महत्व देता है ना। बच्चे को अपने आप को महत्व देगा मतलब यह हुआ कि बच्चे को यह लग रहा है कि हमें एंजॉय करना सही है, हमें एंजॉय करनी चाहिए, इसके लिए पापा के पॉकेट से पैसे क्यों नहीं चोरी करना पड़े। तो यह बच्चा क्या करेगा कि अपने पापा के पॉकेट से पैसे चुराकर एंजॉय महसूस करेगा, एंजॉय करेगा, टॉफी खाएगा, है ना। बच्चा जो है टॉफी खाएगा, आइसक्रीम खाएगा, इस सब चीजों को खाएगा। तो बच्चे अपने आप को इंपोर्टेंस देता है ना। साथ ही साथ इस अवस्था को हम लोग जैसे को तैसा अवस्था भी कहते हैं। मतलब जैसे को तैसा का क्या मतलब हुआ कि अगर यह बच्चा अपने दोस्त के साथ आज स्कूल में लंच बॉक्स शेयर किया है, लंच करते समय अपना लंच बॉक्स शेयर किया, उसे भी अपना लंच खिलाया है, तो अगले दिन या 2 दिन बाद यह बच्चा टिफिन अगर भूल जाता है स्कूल ले जाना, तो यह बच्चा बोलता है कि हमने तुम्हें उस दिन क्या खिलाया था, लंच करवाया था, आज तुम अपने टिफिन से मुझे करवा दो। मतलब हमने तुम्हें जैसा किया वैसा आज मुझे करो, है ना। इस अवस्था का बच्चा यह सोचता है कि अगर उसने मेरा कॉपी फाड़ दिया तो हम भी उसका कॉपी फाड़ देंगे, क्योंकि अपने आप को संतुष्ट करता है, अपने आप को महत्व देता है ना, कि उसने मेरा क्यों फाड़ा, हम भी उसका कॉपी फाड़ देंगे। तो आप याद रखिए यहां पर कि बच्चे को जो काम करके खुशी होती है बच्चा वही काम करते हैं, और इस अवस्था को हम लोग जैसे को तैसा अवस्था भी कहते हैं। मतलब तुमने हमें जैसा किया हम वैसा ही तुम्हारे साथ करेंगे, या हमने तुम्हारे साथ जैसा किया तुम भी मेरे साथ वैसा करो। हमने तुम्हें अपने पैसा का कल टॉफी खरीद के खिलाया था, तो आज मेरे पास पैसा नहीं है, तो तुम अपने पैसा का टॉफी खिलाओ मुझे खरीद कर, है ना। तो बच्चा इस अवस्था में यही काम करता है, अपने आप को इंपोर्टेंस देता है, अपनी खुशी को देखता है ना। जैसे को तैसा अवस्था भी हम इस अवस्था को कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप चीजों को अच्छे तरीके से समझ चुके हैं, है ना। बच्चा यहां पर अपने आप को इंपोर्टेंस देगा। अगर इस बच्चे का कोई कॉपी फाड़ दिया तो यह भी बच्चा उसके कॉपी को फाड़ देगा, क्योंकि उसने मेरा कॉपी क्यों फाड़ा, हम उसका कॉपी फाड़ देंगे, है ना। बच्चों के अंदर नैतिकता का क्या है, अभाव है, तभी तो बच्चा ऐसा कर रहा है ना। बच्चा खुद को इंपोर्टेंस दे रहा है, ठीक है। तो आप चीजों को समझ चुके होंगे। अब हम बढ़ते हैं अगले स्तर की तरफ, जिसका नाम है परंपरागत स्तर, जिसे इंग्लिश में हम लोग कन्वेंशनल स्टेज कहते हैं। और यह आपका कौन सा है, लेवल 2 है। लेवल 1 में आपने 2 अवस्था को देख लिया, और उम्मीद करते हैं आप उस दोनों अवस्था को काफी अच्छे तरीके से चीजों को समझ भी चुके हैं। अब हम लेवल 2 की तरफ बढ़ते हैं, और इसमें हम 2 अवस्था को देखने वाले हैं। परंपरागत स्तर, है ना, इसमें बच्चे को भी नैतिकता का बच्चे के अंदर भी अभाव होता है, लेकिन थोड़ी बहुत नैतिकता इस अवस्था में आ जाती, उतनी बेहतर नैतिकता नहीं आती है। तो इसमें सबसे पहला जो अवस्था है, मतलब तीसरा अवस्था हम लोग पढ़ रहे हैं, इसका पहला अवस्था है कि अच्छे आपसी व्यवहार व संबंधों पर आधारित नैतिक चिंतन 8 से 10 वर्ष तक के बच्चों के बीच होता है। इसे हम लोग अच्छा लड़का और अच्छा लड़की अभिमुखता या उन्मुखता भी कहते हैं। इस अवस्था की विशेषता क्या है उसे आप लोग समझिएगा। देखिए इस अवस्था में बच्चा वही काम करता है जिससे उसका संबंध जो है अपने दोस्त के साथ, अपने माता पिता के साथ, अपने शिक्षकों के साथ अच्छा रहे, है ना। अगर इस अवस्था का बच्चा जो है अपने माता पिता को देखता है और वो देखता है कि हमारे माता पिता ईमानदार है, तो बच्चा सोचता है कि नहीं हमें भी ईमानदार होना चाहिए। अगर हम ईमानदार होंगे तभी माता पिता हम पर गर्व करेगा। अगर हम चोरी करेंगे तो हमारे माता पिता हमें घर से निकाल देंगे, है ना। तो बच्चा वही काम करता है जो काम की अनुमति उसे मिलती है ना। तो इसमें बच्चा क्या करता है, वही काम करता है जिससे उसका संबंध दूसरों के साथ क्या हो, अच्छा हो। अगर यह देख लो कि अगर 4 दोस्त काफी अच्छे हैं, 4 दोस्त पढ़ने में भी अच्छे हैं, चोरी वगैरह नहीं करते हैं, उनके अंदर समझ भी काफी अच्छी है, तो 5वां दोस्त जब इसके ग्रुप में आता है तो उसे भी अच्छा बनना पड़ेगा। अगर वह अच्छा नहीं है तो यह बाकी 4 दोस्त उस 5वें दोस्त को क्या करेगा, निकाल देगा। क्योंकि नाम ही है इस अवस्था का अच्छा लड़का और अच्छा लड़की, मतलब
इस अवस्था में बच्चे अच्छा लड़का या अच्छा लड़की बनना चाहता है ना। तो आप चीजों को समझ चुके होंगे, उम्मीद करते हैं आप चीजों को अच्छे तरीके से समझ लिए होंगे। इस अवस्था में बच्चा क्या करता है कि वही चीज करना है जिसे समाज में, जिसे परिवार में क्या है, मंजूरी है, जिसे परिवार के लोग चीजों को मानते हैं। जैसे अगर हमारे माता पिता क्या है, ईमानदार है, तो हमें भी क्या होनी चाहिए, ईमानदार होनी चाहिए, नहीं तो हमें घर से निकाल दिया जाएगा अगर हम चोरी करेंगे तो, है ना। तो बच्चा चाहेगा कि हमारा क्या होना चाहिए, संबंध माता पिता से सुधरे, माता पिता जैसा है हम भी वैसा रहें, जिससे हमारी भी मान्यता घर में रहे। तो इस अवस्था में बच्चा वही काम करेगा जिससे उसको लगता है कि हमें हमारे कामों को स्वीकृति दी जा रही है। अगर घर के सब लोग मान लेते हैं चोर है, बुरा नहीं मानना है, मान लीजिए कि अब घर के सब लोग चोर है, तो बच्चा अगर चोरी नहीं करेगा तो घर के लोग निकाल देंगे। तो बच्चा यही सोचेगा ना कि अगर हम चोरी करेंगे तभी हमें घर में स्थान मिलेगा, अदरवाइज हमें घर में स्थान नहीं है, हमें निकाल दिया जाएगा। तो यही चीज है इस अवस्था में। जरूरी नहीं है कि बच्चा अच्छा ही काम करेगा, अगर इससे खराब कामों की स्वीकृति दी जाती है तो बच्चा यहां पर खराब काम भी कर सकता है। अब आप चीजों को अच्छे तरीके से समझ चुके हैं। अगर आप समझ चुके हैं नीचे ओके टाइप करके बताइएगा आप हमें कि चीजों को आप अच्छे तरीके से समझ आ चुकी है, आप चीजों को अच्छे तरीके से समझ चुके हैं। ठीक है बेटा, ठीक है, ओके ओके। बढ़े हम अगले अवस्था की तरफ। ठीक है, बढ़ते हैं, आते हैं अवस्था नंबर 4 की तरफ और देखते हैं अवस्था 4। ये जो आप देख रहे हैं 4, यह अभी आपका स्तर 2 की ही है। हम लोग अभी परंपरागत स्तर पर ही है। अवस्था 4 में क्या है कि सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने पर आधारित नैतिक चिंतन, यह जो है बच्चों के अंदर 10 से 13 वर्ष तक के बच्चों के अंदर क्या होता है, पाया जाता है ना। इसमें देखिए क्या होता है, इसमें बच्चों के नैतिक विकास की अवस्था सामाजिक आदेश, कानून, न्याय और कर्तव्य पर आधारित होती है। मतलब क्या हुआ कि बच्चा इस अवस्था में आकर सोचता है कि जो चीज कानून के मुताबिक सही है वो चीज एकदम सही होगा, है ना, और जो चीज कानून के मुताबिक गलत है वह चीज एकदम गलत होगा। जैसे इस आयु के बच्चे यह सोचते हैं कि चोरी करना गलत है, क्योंकि चोरी करेंगे तो कानून में है, अगर आप चोरी करेंगे तो पुलिस आएगी, आपको हथकड़ी लगाएगी और आपको सलाखे के अंदर डाल देगी, सलाखे के पीछे डाल देगी, है ना। तो यहां पर बच्चे कानून के मुताबिक जो चीज सही है उसको सही मानता है ना, और जो चीज गलत है उसे क्या मानता है, गलत मानता है। तो उम्मीद करते हैं चीजों को आप समझ चुके होंगे। ये आसान है, नाम से ही क्लियर है, कानून एवं व्यवस्था भी हम इसे कहते हैं। आप याद रखिएगा उस नाम को भी, हम आने वाले स्लाइड्स में भी उस नामों की चर्चा करेंगे, है ना बेटा। तो इस अवस्था में क्या हुआ कि बच्चे सोचते हैं जो चीज कानून के मुताबिक सही है, जो चीज का हमारे समाज में क्या है, मान्यता है, समाज के लोग अगर चोरी करने को गुनाह मानते हैं तो आपको वो काम नहीं करना होगा, और मानते हैं कि जो चीज सही है वह काम आप करेंगे। तो बच्चा भी यही सोचता है कि जो चीज कानून के मुताबिक सही है, न्याय के मुताबिक सही है, सामाजिक आदेश के मुताबिक सही है, वह काम को करेंगे, और जो चीज गलत है उस काम को हमें नहीं करना है। मतलब बच्चे के अंदर नैतिकता का अभी भी क्या है, अभाव है। उतना अभाव नहीं है जितना पूर्व परंपरागत स्तर पर रहता था। ठीक है बेटा, तो चीजों को आप समझ चुके हैं। कानून के मुताबिक जो चीज सही होगा उसे बच्चा क्या मानेगा, सही, और जो चीज गलत होगा उसे बच्चा क्या मानेगा, गलत, है ना। कोई दिक्कत नहीं, आप चीजों को अच्छे तरीके से समझ चुके हैं। ठीक है, हम बढ़ते हैं अब अगले अवस्था की तरफ, अगले स्तर की तरफ, है ना। आप देख चुके हैं स्तर 1 और स्तर 2 को, अब हम देखेंगे स्तर 3 यानी लेवल 3। इसका नाम है उत्तर या पश्च परंपरागत स्तर। इसे हम लोग इंग्लिश में पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज भी कहते हैं। यहाँ पर बच्चों के अंदर नैतिकता आ जाता है, बच्चे चीजों को सही और गलत के बारे में अच्छे तरीके से समझने लगते हैं। तो अब हम इसके एक एक अवस्था को पढ़ेंगे, और इसका जो पहला अवस्था है यानी कुल 5वां नंबर अवस्था है उसका नाम है सामाजिक अनुबंध अभिमुखता। यह 13 से 18 वर्ष तक के बच्चों के बीच पाया जाता है। क्या नाम है बेटा, सामाजिक अनुबंध अभिमुखता। देखिए इसमें क्या होता है कि बच्चा कानून को भूलकर अपने अधिकार को महत्व देता है। मतलब हमारा जो अधिकार है, समाज में जो चीज गलत हो रहा है उसके खिलाफ बच्चा आवाज उठाएगा, है ना। बच्चा कानून को भूल जाता है और अपने अधिकार को महत्व देता है। जैसे एक उदाहरण से समझिएगा, मैं एक उदाहरण देता हूं, आप ध्यानपूर्वक चीजों को समझिएगा। मान लीजिए कि एक शहर में बाढ़ आ जाता है। बाढ़ आ जाने की वजह से बहुत ज्यादा माल जाल की क्षति होती है, बहुत सारे घर गिर जाते हैं, बहुत सारे पशु मवेशी मर जाते हैं। तो बाढ़ जब चली जाती है तो इस अवस्था के बच्चे क्या करते हैं, सरकार के खिलाफ नाराबाजी करते हैं, है ना। मतलब समाज के हित को लेकर चलते हैं कि हमारे समाज का नुकसान हुआ क्योंकि सरकार की गलती है। सरकार अगर समय पर बांध का बंदोबस्त कर देता
तो आज क्या होता कि बाढ़ की नौबत हम लोग को नहीं झेलने पड़ती। तो बच्चा क्या किया, यहाँ पर जो नारेबाजी कर रहा है, आगजनी कर रहा है, रोड जाम कर रहा है, जो कि कानून के मुताबिक तो गलत है, लेकिन बच्चा उस कानून को भूलकर अपने अधिकार को महत्व दे रहा है। मतलब क्या है कि हमारे समाज के खिलाफ यह चीज गलत हो रहा है, तो हमें इसके लिए आवाज उठानी चाहिए, क्योंकि सरकार ने सही तरीके से समय रहते हुए बंदोबस्त नहीं किया। तो बच्चा यहाँ पर क्या करता है, अपने अधिकार को महत्व देता है, अपने अधिकार को समझता है। इस अवस्था के बच्चे यह भी सोचते हैं कि मैं कमाता हूं, अगर मैं कुछ रुपए अर्न करता हूं तो हम गवर्नमेंट को क्यों टैक्स दें, हम गवर्नमेंट को क्यों टैक्स पे करें, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट तो भ्रष्ट है, हमारी गवर्नमेंट तो करप्ट है, हमारी गवर्नमेंट हमेशा करोड़ों का घोटाला करती है, हम क्यों करें, है ना। जबकि कानून के मुताबिक टैक्स देना तो सही है, लेकिन आप टैक्स क्यों नहीं देते हैं, क्योंकि आप सोचते हैं कि सरकार हमारे टैक्स का जो है गलत उपयोग करती है, दुरुपयोग करती है, हमारे टैक्स का सही दिशा में इसका उपयोग नहीं कर रही है, गलत कर रही है ना। तो बच्चा ये चीज सोचता है कि जो चीज हमारे हित के लिए होना चाहिए, हमारे अधिकार के लिए होना चाहिए, वह चीज को सही है, बाकी चीज गलत है। कानून को भूल जाता है और अपने अधिकार को क्या देता है, महत्व देता है। उम्मीद करते हैं आप चीजों को समझ चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहां पर भी चीजों को समझने में। हम लास्ट में एक समरी भी बताएंगे, वहां पर आप एक बार में आपको सारी चीजें एक साथ क्लियर कर देंगे। अब बढ़ते हैं हम अगले अवस्था की तरफ, और उस अवस्था का नाम है सार्वभौमिक नीतिपरक अभिमुखता, है ना। देखिए इसमें क्या होता है, यह तो सबसे पहले आपको जानना होगा कि ये 18 से ऊपर साल के बच्चों में, यंग में पाया जाता है, या यह अवस्था होती है। देखिए इसमें लोग निर्णय कर लेते हैं कि वह अपने अंतर आत्मा के अनुसार ही चलना पसंद करते हैं। मतलब आप अपने लाइफ का एक रूल बना लेते हैं, आप अपने लाइफ का एक प्रिंसिपल बना लेते हैं, और उसी प्रिंसिपल को आप जीवन भर फॉलो करते हैं। जैसे अगर आपने अपने लाइफ का यह रूल बना लिया कि चोरी करना गलत है और हमें कितना भी बुरा परिस्थिति आ जाए हम चोरी नहीं करेंगे, तो आप पूरे जीवन अगर इस अवस्था को लेकर चलते हैं तो इसका मतलब आप सार्वभौमिक नीतिपरक अभिमुखता अवस्था में पहुंच चुके हैं। बहुत कम ही लोग ऐसे हैं जो सार्वभौमिक नीतिपरक अभिमुखता यानी अवस्था नंबर 6 में पहुंच पाते हैं, है ना। क्योंकि ये अवस्था का अनुपालन करना काफी ज्यादा कठिन है। अगर आपने यह बना लिया अपने जीवन में कि मुझे झूठ नहीं बोलना है, चाहे इसके लिए कितना भी बुरा परिस्थिति क्यों नहीं आ जाए, तो कितना भी बुरा परिस्थिति आ जाता है और आप एकदम सत्य बोलते हैं, तो इसका मतलब आप सार्वभौमिक नीतिपरक अभिमुखता पर पहुंच चुके हैं। तो आप अपने जीवन का एक निर्णय ले लेते हैं और आप उसी को फॉलो करते हुए अपनी पूरी जिंदगी को क्या करते हैं, जीते हैं, अपने अंतर आत्मा के अनुसार ही अपने आप को चलना पसंद करते हैं। जैसे महात्मा गांधी सत्य एवं अहिंसा के पुजारी थे, है ना, वो हमेशा सत्य के मार्ग पर चले, कभी भी जो है हिंसा नहीं किए, है ना। तो ये सब चीज महात्मा गांधी अपने लाइफ का रूल बना लिए थे और पूरे जीवन इसको फॉलो किए। तो वही है आपका सार्वभौमिक नीतिपरक अभिमुखता। उम्मीद है इस चीजों को आप समझ चुके हैं। अब देखिए इस सारी अवस्था के लेकर कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है जिसे हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि यहां से भी प्रश्न आते हैं और एग्जाम में गलत होने की संभावना यहां भी बनती है। मैं आपको बता दूं कि जो आप अभी पढ़ रहे हैं वो थ्योरी सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है। आप अगर चीजों को अच्छे से समझ रहे हैं तो आप किसी भी एग्जाम के प्रश्न को, खासकर कोहलबर्ग के सिद्धांत के प्रश्न को इजीली हल कर पाएंगे। तो हम यहां पर कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को जानेंगे। देखिए क्या है कि कोहलबर्ग का कहना था कि बालक सभी अवस्था में एक क्रम में ही आगे बढ़ेगा। इसका क्या मतलब हुआ, एक क्रम में आगे बढ़ने का मतलब? एक क्रम में आगे बढ़ने का मतलब हुआ कि अभी आपने जो अवस्था जिस रो में पढ़ा है, जिस तरीके से एक तरफ से पढ़ा है, हर एक बच्चा उसी तरीके से एक तरफ से ही इस अवस्था में आगे बढ़ते हुए जाएगा। ऐसा नहीं है कि पहले बच्चा तीसरा अवस्था में पहुंचेगा फिर बाद में आके बच्चा पहला अवस्था में पहुंचेगा, ऐसा नहीं होगा। ये सभी क्रम अपनी जगह पर स्थिर है और उसी क्रम को फॉलो करते हुए हर कोई को आगे बढ़ना होगा। उसके बाद एक और मुख्य बिंदु है इस सभी अवस्था को लेकर, वह यह है कि कोहलबर्ग का कहना था कि यह सभी संस्कृति में समान चलता है। क्या कहना था कि जितनी भी संस्कृति है उस सभी संस्कृति में समान चलता है, जो कि आगे चल के क्रिटिसाइज भी हुआ। बहुत सारी संस्कृति ऐसी है जिस संस्कृति में आदमी चौथा, पांचवा और छठा नंबर अवस्था में तो पहुंच भी नहीं पाता, है ना। तो उनका क्या कहना था कि सभी संस्कृति में समान चलता है, जो कि क्या हुआ, बाद में चलकर क्रिटिसाइज हुआ था। ऐसा बिल्कुल नहीं। आदिवासी क्षेत्र के लोगों को देखिए, वो सब तो छठे अवस्था या पांचवी अवस्था में तो पहुंच भी नहीं पाते। उनको क्या मतलब सरकार से, क्या मतलब है समाज से, कौन क्या कर रहा है उसको क्या लेना देना, है ना। तो यहां पर सभी संस्कृति में समान चलता है, किनका कहना था, कोहलबर्ग का। उसके बाद ये कहे थे कोहलबर्ग कि सभी इंसान इस सभी अवस्थाओं में पहुंच भी नहीं पाते, है ना। अभी तो जस्ट उसका उदाहरण से देखे हैं कि अगर आप खुद अगर सोच रहे हैं कि हम छठा नंबर अवस्था में पहुंच गए हैं तो शायद नहीं हो सकता ये अनुपालन करना। इसके लिए आपको कठोर तप करना पड़ेगा, तभी जाकर आप छठे नंबर अवस्था पर पहुंच पाएंगे।
तो ये मुख्य बिंदु को भी आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, क्योंकि यहां से प्रश्न आपके ऑप्शन में आ जाते हैं। कंफ्यूज नहीं होना है, चीजों को अच्छे से समझकर प्रश्नों का उत्तर देना है। और हम अंत में प्रश्न भी देखेंगे, 25-26 क्वेश्चंस भी देखेंगे और वहां पर हम चीजों को और अच्छे तरीके से क्लियर करेंगे। बढ़ते हैं कोहलबर्ग के सिद्धांत की कुछ कमियां की तरफ। देखिए क्या है कमियां। हमने शुरू में बताया था कि इन्होंने जो शोध किया था वो सारे लड़कों पर ही शोध किया था। किस पर शोध किया था? लड़कों पर। इसका सारा जो सैंपल था वो मेल सैंपल था। तो इनका ये क्रिटिसाइज, हमने शुरू में बताया था कि इनकी एक शिष्य थी, है ना, इन्हीं की एक स्टूडेंट थी जो इनका क्या किया था, क्रिटिसाइज किया था। उनका कहना था कि अगर आप यहां पर महिलाओं को शामिल करते तो हो सकता है आपके सिद्धांत में कुछ अंतर आता, आपके सिद्धांत में कुछ बदलाव हो सकता था, है ना। तो ये उनके सिद्धांत की क्या थी, कमियां थी, आलोचनाएं थी। उसके बाद क्या है कि यह सभी संस्कृति में लागू नहीं होता है, यह भी इनके सिद्धांत की कमियां है। क्योंकि इनका कहना था कि यह तो सभी संस्कृति में लागू होता है, लेकिन इसकी कमियां निकल के आई, यह तो लागू होता नहीं, आपने जो बोला वो तो गलत है, इसका मतलब आपके सिद्धांत की यह क्या रह गई, कमी रह गई। उसके बाद अगला जो कमियां वो यह है कि कोहलबर्ग जिन लड़कों से प्रश्न किए थे वह अपने जीवन में इस परिस्थिति का सामना नहीं किया था। अब आप सोच रहे थे कि यह प्रश्न क्या है, यह प्रश्न वही है कि हर एक अवस्था के बच्चों के आधार पर जो यहां पर नैतिक विकास के सिद्धांत के 3 स्तर और 6 अवस्था बताए थे, वह जो प्रत्येक बच्चों से प्रश्न किया था कि हिंज ने दवा चुराकर सही किया या गलत किया, उसके उत्तर के आधार पर इन्होंने जो अवस्था या जो स्तर बनाए, उन्हीं के उत्तर के आधार पर यह सब अवस्था और वह यह स्तर बनाए थे। इस अवस्था या स्तर को बनाने में जिन बच्चों से प्रश्न किए थे वह बच्चे उस परिस्थिति का कभी भी सामना नहीं किए थे। अगर बच्चे खुद दवा चुराते तो शायद सोचते कि हमने सही किया या गलत किया, है ना, खुद ये बात बताते तो वो ज्यादा अच्छा रहता। बच्चे सारे हाइपोथेटिकल सिचुएशन में जवाब दिया, क्योंकि एक कहानी था और कहानी के थ्रू हमने सुना दिया और हमने आपसे पूछा कि बताओ हिंज सही किया था या गलत किया। अभी भी आप क्या करेंगे, हाइपोथेटिकल उत्तर ही देंगे। आपको लगेगा कि नहीं हिंज सही किया, क्योंकि जान बचाना दवा चुराने से लाख गुना बेहतर है ना। लेकिन अगर उस जगह पर आप रहते तब हम आपसे पूछते हैं कि बताओ आपने सही किया या गलत। और अगर आप अपने लाइफ का ये प्रिंसिपल बना चुका है कि हमें चोरी नहीं करना है, तो इसका मतलब आपने तो गलत कर दिया। तो बायसनेस आ जाता है, अंतर आ जाता, अगर वो बच्चा खुद भी परिस्थिति का सामना करता तो। लेकिन यहां पर जिन लड़कों से प्रश्न किए थे हिंज को लेकर, वो परिस्थिति का सामना ही नहीं किए और उनके उत्तर के आधार पर कोहलबर्ग ने जो है 3 स्तर और 6 अवस्था के बारे में बता दिए थे, है ना। तो ये 3 कमियां थी बेटा, ये तीनों कमियां को याद रखना है, क्योंकि यहां से आपके परीक्षा में प्रश्न पूछे ही जाएंगे। ये तीनों कमियां से प्रश्न आते ही हैं। हम आने वाले क्वेश्चंस को भी देखेंगे, थोड़ी देर बाद आपका क्वेश्चंस भी शुरू होगा। हमने आपको शुरू में ही बताया था कि इसमें जो कुछ अवस्थाएं हैं उस अवस्थाएं का 1 से अधिक नाम भी है, तो आपको उन नामों को भी याद रखना है। साथ ही साथ हमने वहां पर यह भी बताया था कि लास्ट में हम आपको एक समरी भी बता देंगे, ताकि आपको एक साथ थ्योरी अच्छे से याद रखने में सहूलियत हो। हमने आपको स्टेज 1 बताया था दंड एवं आज्ञा पालन अभिमुखता में, ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन में, कि यहां पर जिस चीज के लिए बच्चे को दंड मिलता है बच्चा वो काम नहीं करता है, और जिस चीज के लिए उसे चाबसी मिलता है बच्चा वह काम करता है। ठीक है, अगर बच्चे को चोरी करने के लिए दंड मिलता है और बच्चा का कोई अन्य साथी चोरी करता है, तो वह बच्चा उसको बोलेगा कि चोरी नहीं करो बाबू, चोरी करोगे पकड़े जाओगे तो मार पड़ेगी, है ना। तो बच्चा इस अवस्था में, कौन सी अवस्था में, दंड एवं आज्ञा पालन अभिमुखता। अवस्था नंबर 2 का नाम क्या था, व्यक्तिकता और विनियम अभिमुखता। इसके और भी नाम है, आप एकदम इस नाम सबको याद रख लीजिए। साधनात्मक सापेक्षवादी अभिमुखता, व्यक्ति केंद्रित अभिमुखता, आत्म अभिरुचि तथा प्रतिफल अभिमुखता। और जो लोग इंग्लिश के हैं, इंग्लिश के भी इतने नाम है, सब याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ऑप्शन में इस सब तरह का नाम मिलेगा। तो ये सब नाम आपको याद रहना चाहिए। इसके और भी नाम है, हम और भी आगे देखेंगे। इस अवस्था की क्या विशेषता थी कि बच्चे अपने आप को इंपोर्टेंस देता है। जैसे को तैसा वाली स्थिति होती है बच्चे को, अगर उसने अपना लंच बॉक्स साथ शेयर किया तो कल तुम अपना लंच बॉक्स उसके साथ शेयर करो। उसने अगर तुम्हारा कॉपी फाड़ा तो तुम भी उसका कॉपी फाड़ दोगे, या तुम मेरा कॉपी फाड़ा तो मैं भी तुम्हारा कॉपी फाड़ दूंगा। बच्चे की यह भावना होती है उसके अंदर, व्यक्तिकता और विनियम वाला, है ना, अपने आप को इंपोर्टेंस देता है। अगर वह इंजॉय महसूस करना चाहता है तो वह उसके लिए कुछ भी करना पड़े करेगा, चाहे चोरी करना पड़े वो करेगा, क्योंकि उसके लिए एंजॉय करना सबसे ज्यादा प्रमुख चीज है, इंपोर्टेंस चीज है।
तो व्यक्तित्व और विनियम का जितना भी नाम है बेटा एकदम याद रख लेना है। ये चीज आपको कहीं नहीं मिलेगा, पूरा यूट्यूब पर ढूंढ लो, ऐसे तरीके से इतने बेहतर तरीके से चीजों को बनाकर आपके सामने पेश नहीं किया गया होगा। तो आप चीजों को अच्छे से समझिए, और अच्छा लग रहा है तो दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों को अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अपने दोस्तों में यह चीज जरूर डालिए। अगला जो है स्टेज 3, उसका नाम है अच्छे आपसी व्यवहार व संबंधों पर आधारित नैतिक चिंतन। हमने तो इस चीजों को पढ़ लिया, लेकिन हमने आपको बताया इसका और भी नाम है, हम आगे देखेंगे। इसका नाम है परस्पर एक रूप अभिमुखता और अच्छा लड़की या अच्छा लड़का अभिमुखता, है ना। गुड बॉय गुड गर्ल भी कहते हैं, इसको याद रखना है क्योंकि क्वेश्चन हिंदी में यहां से पूछ लिए जाते हैं, अच्छा लड़की और अच्छा लड़का नाम देकर। ठीक है बेटा, तो हमने अभी जो दो अवस्था को देखा ये तो था पूर्व परंपरागत का। अभी जो तीसरा देख रहे हैं ये कौन सा है, परंपरागत स्तर का या प्रथागत स्तर का। तो इसमें क्या होता है कि बच्चे का व्यवहार अगर अपने दोस्त के साथ, माता पिता के साथ जैसा है अगर वैसा रहना पसंद करेगा बच्चा, मतलब अगर हमारे मम्मी पापा ईमानदार है तो हमें भी ईमानदार बनकर रहना पड़ेगा। बच्चे अपना संबंध अपने दोस्त, माता पिता, शिक्षकों के साथ क्या करना चाहता है, सुधारना चाहता है। वो जैसे रहे हम वैसे रहेंगे तो हमें हमारे घर में, हमारे शिक्षकों के सामने, हमारे समाज में मेरी मान्यता होगी, अन्यथा नहीं होगी, है ना बेटा। अगला है सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने पर आधारित नैतिक चिंतन। इसका भी और नाम है, क्या नाम है देखिए यहां पर, कानून और व्यवस्था अवस्था, अधिकार संरक्षण उन्मुखता, सामाजिक क्रम नियंत्रण, नियंत्रक, अनुबंध, अभिविन्यास, ये सब नाम है। थोड़ा बहुत तो कंफ्यूजन होगा लेकिन चीजों को अच्छे तरीके से याद रखना ही पड़ेगा। अगर आप थोड़े बहुत याद नहीं करेंगे तो फिर काम नहीं चलेगा। हम वैसे भी आपको याद करने के लिए मना करते हैं, है ना, और हम इतना बोलते हैं कि बच्चे को याद नहीं करवाना चाहिए और हम ही आपको याद करने बोले, ये तो गलत है। लेकिन आपको नाम तो याद रखना ही पड़ेगा बेटा। थ्योरी तो मैं इतना अच्छा से समझा देता हूं कि आप तो समझ गए होंगे, बस नाम आपको याद नहीं रहता होगा। तो नाम आप चीजों को याद कर लीजिए कि एक अवस्था का और क्या क्या नाम है। साथ ही इंग्लिश नाम भी अगर देख लेते हैं तो और अच्छी बात है, क्योंकि अगर आपको हिंदी में और भी नाम हो सकता है परीक्षा में दे दिए जाए तो वहां आपको यही इंग्लिश वाला नाम ही आपको आंसर ढूंढने में मदद करेगा। तो इस अवस्था में हमने क्या देखा कि जो चीज कानून के मुताबिक सही है बच्चा उस चीज को सही मानता है और जो चीज गलत है उस चीज को गलत मानता है। एकदम आसान सा है। अगला है सामाजिक अनुबंध अभिमुखता। इसमें बच्चा क्या करता है, अपने अधिकार को महत्व देता है, कानून को भूलकर अपने अधिकार को समझता है कि हमारे समाज के खिलाफ ये चीज गलत है तो हम उसके लिए आवाज उठाएंगे, चाहे वो कानून के मुताबिक वह चीज गलत क्यों ना हो, है ना। समाज के मुताबिक अगर यह चीज गलत है तो हम आवाज उठाएंगे, अपने अधिकार को इंपोर्टेंस देंगे। तो इसका एक ही नाम है इसलिए इस जगह पर खाली है। और लास्ट है सार्वभौमिक नीतिपरक अभिमुखता। इसमें आप अपने लाइफ का एक प्रिंसिपल बना लेते हैं, आप अपने लाइफ का एक रूल बना लेते हैं और उसी को आजीवन फॉलो करते हो अगर जिंदगी को जी रहे हैं तो इसका मतलब आप सार्वभौमिक नीतिपरक अभिमुखता वाली अवस्था में पहुंच चुके हैं। ठीक है, तो आप चीजों को अच्छे तरीके से समझ चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं चीजों को समझने में, है ना बेटा। तो अब जो है हम लोग यहां पर इस चैप्टर को खत्म करते हैं, है ना, और उम्मीद करते हैं आपको यह चैप्टर समझ में भी आ गया होगा। अभी भी आप नहीं समझ पाए हैं तो यह वीडियो YouTube पर रहेगी, आप वीडियो को शुरू से पुनः एक बार देख लेंगे। अभी आप लोग को जाना नहीं है, इसका क्वेश्चंस करना तो बाकी रह गया बेटा। अगर आप क्वेश्चन नहीं करते हैं तो आपको थ्योरी पढ़ने का कोई मतलब नहीं निकलता। आप थ्योरी कितना भी अच्छे से पढ़ ले और क्वेश्चन अगर आप नहीं करते हैं तो इसका मतलब आप थ्योरी का कुछ नहीं पढ़े हैं, बस टाइम पास कर लिए। तो अब हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। मैंने शुरू में ही बोला था कि थोड़ा वीडियो लंबा होगा, धैर्य पूर्वक चीजों को समझिए, पढ़िए। हम एक एक चीजों को अब हम बताने वाले हैं। तो मेन चीज तो अब बच गया आपका क्वेश्चंस, और यही आपके एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप तो पढ़ लिए, अब आप इस चीजों को अप्लाई कर पा रहे हैं या नहीं वह चीज अब हम आपका देखने वाले हैं। मतलब आपका अब नॉलेज टेस्ट होने वाला है कि आप चीजों को जो पढ़े हैं वह आप कर पाते हैं या नहीं। अगर कर पाते तो इसका मतलब है कि आप थ्योरी को अच्छे से समझ चुके हैं। मेरे साथ साथ आप भी हर एक प्रश्न का जवाब देते हुए चलिएगा, हर एक प्रश्न का कमेंट करते हुए चलिएगा। लाइव के दौरान हर एक प्रश्न का जवाब आप लोग से मिलना ही चाहिए, फिर हम उसके बाद हम आपको उत्तर बताएंगे। ठीक है बेटा, तो बढ़े हम क्वेश्चन की तरफ, बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं पहला क्वेश्चन। कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है। आप लोग जल्दी से इस प्रश्न का कमेंट करके हमें बताइए। 10 सेकंड का समय दे रहे हैं, 10 सेकंड में आप हमें कमेंट करके बताइए कि इसका उत्तर क्या होना चाहिए। कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है।
नैतिक यथार्थवाद, सहयोग की नैतिकता, नैतिक दुविधा, नैतिक तर्कना। ठीक है बेटा, एकदम हाँ, कुछ लोगों का सही जवाब आ रहा है, यानी इसका जो सही जवाब है वो है नैतिक तर्कना। कितना आसान सा सवाल है, अगर आप थ्योरी को अच्छे तरीके से समझ चुके हैं तो आप इजीली इस प्रश्न का जवाब दे दिए। क्वेश्चन में क्या लिखा है, सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया। हमने तो नैतिक तर्कना में यही बताया ना कि आप जो सही और गलत के बारे में निर्णय लेते हैं उसका जो रीजन देते हैं, आपने क्या सोचा, आपके अंदर जो चिंतन प्रक्रिया हुई वह क्या थी, वह जो आप बताते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, नैतिक तर्कना कहते हैं। नैतिक दुविधा मतलब क्या है, आप दुविधा में है, क्या करें नहीं करें ये समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन आप चीजों को सही कर लिए हैं और उसके पीछे का लॉजिक भी दे रहे हैं कि सही हमने क्यों किया। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, नैतिक तर्कना, है ना। समझ में आ रहा है चीजों को, बढ़े हम अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर दूसरा। एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है, आप यह मेरे लिए करें और मैं वह आपके लिए करूंगा। यह बच्चा कोहलबर्ग के नैतिक तर्कना की किस अवस्था के अंतर्गत आएगा, है ना। एक में है व्यक्ति केंद्रित अभिमुखता, दूसरा में है अच्छा लड़का अच्छा लड़की, तीसरा में है दंड और आज्ञा पालन अभिमुखीकरण, चौथा में है सामाजिक अनुबंध अभिमुखीकरण। बताइए, जवाब दीजिए। अच्छा लड़का और अच्छा लड़की कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं, ये उत्तर नहीं है अच्छा लड़का और अच्छा लड़की। एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है, आप यह मेरे लिए करें और मैं वह आपके लिए करूंगा। याद करो, जैसे को तैसा वाला अवस्था था, जैसे को तैसा वाला अवस्था था कि मेरे लिए करो मैं आपके लिए करूंगा। अगर आप मुझे मदद करोगे तो मैं भी तुम्हें मदद करूंगा। आज मुझे आप अपना लंच खिलाओगे तो मैं भी अपना कल लंच खिलाऊंगा। तो यहां पर बच्चा इंपोर्टेंस दे रहा कि आज मुझे अपना लंच खिलाओ तो कल मैं अपना लंच खिला दूंगा। तो आप यह मेरे लिए करे और मैं वह आपके लिए करूंगा। तो यह बच्चा कोहलबर्ग की नैतिक तर्कना की किस अवस्था में है ना। तो अब आपका उत्तर एकदम हाँ, अब सही हुआ। इसका सही आंसर है व्यक्ति केंद्रित अभिमुखीकरण, है ना। तो सही आंसर क्या है, एक। अच्छा लड़का और अच्छा लड़की में क्या होगा कि बच्चा अपना संबंध सुधारना चाहेगा, है ना। बच्चा अपना माता पिता शिक्षक, है ना, समाज के लोगों के साथ संबंध सुधारना चाहेगा। तो ये तो नहीं है, ये तो अवस्था नंबर कितना था, 3 था। दंड एवं आज्ञा पालन कौन सी अवस्था, एक अवस्था। सामाजिक अनुबंध अभिमुखता कौन सी अवस्था, कमेंट कीजिए और बताइए आप लोग, 5वां नंबर अवस्था। ठीक है, तो 2 का सही आंसर क्या हो गया बेटा, ऑप्शन नंबर 1। बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ, बढ़ते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 3। बताइएगा, कोहलबर्ग के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्नलिखित में से किस तरह प्रभावित होगा। व्यक्तिगत आवश्यकताएं या इच्छाएं, पारिवारिक अपेक्षाएं, है ना, व्यक्तिगत मूल्य, अंतर्निहित संभावित दंड। बताइए, कमेंट कीजिए आप लोग। पूर्व परंपरागत स्तर में बच्चा है, इसका मतलब क्या है, बच्चा अभी अवस्था 1 या अवस्था 2 में है और इस अवस्था में बच्चा क्या करता है, जिस चीज के लिए दंड मिलता है बच्चा वह काम को नहीं करता है। तो इसका सही आंसर कौन सा है, इसका सही आंसर है अंतर्निहित संभावित दंड। एक तो होगा नहीं व्यक्तिगत आवश्यकताएं या इच्छाएं, पारिवारिक अपेक्षाएं भी नहीं होगा और व्यक्तिगत मूल्य भी नहीं होगा। सही आंसर कौन सा हो गया 3 का, वो हो गया 4, अंतर्निहित संभावित दंड। अगला क्वेश्चन है, लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत में कौन सा स्तर नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थ में सूचित करता है। मतलब बच्चों के अंदर नैतिकता का अभाव रहता है, हमने तो बताया था। आपका जो रहता है नैतिकता का अभाव वो कौन से में, आप लोग भी कमेंट कीजिए, जल्दी से कमेंट करके बताइए कौन से स्तर में जो है नैतिकता का अनुपस्थिति रहता है बच्चों के अंदर। आप तो 3 ही स्तर का नाम पढ़े थे, स्तर 1, स्तर 2, स्तर 3, स्तर 4 तो पढ़े ही नहीं है। हर एक स्तर की 2-2 अवस्था भी पढ़े हैं और बच्चे में नैतिकता की अनुपस्थिति एकदम सही आंसर है। देखिए आप थ्योरी को समझे हैं, कितना आसानी से आप चीजों का जवाब भी दे रहे हैं। तो सही आंसर है स्तर 1। इस स्तर में बच्चों के अंदर नैतिकता का अभाव रहता है। बच्चे स्वयं नहीं सोच पाते हैं क्या चीज करना सही है, क्या चीज करना गलत है ना। बच्चे को बस इतना लगता है कि जिस चीज के लिए मार लग रहा है इसका मतलब वह काम गलत है, इसलिए हमें क्या पड़ रही है, मार पड़ रही है। तो सही आंसर कौन सा हो गया बेटा, स्तर 1, ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर है, स्तर नंबर 1। बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन है, लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित निम्नलिखित चरणों में से प्राथमिक विद्यालयों के बच्चे
किन चरणों का अनुसरण करेंगे? प्राथमिक विद्यालय, हमने आपको थ्योरी को पढ़ते समय अच्छे तरीके से बताया था। प्राथमिक विद्यालय के बच्चे किन चरणों का अनुसरण करेंगे? आज्ञा पालन एवं दंड उन्मुक्ता, एकदम सही है। व्यक्तिकता और विनियम, एकदम पढ़ा हुआ है हमने। अच्छा लड़का और अच्छा लड़की, 3 होगा नहीं। 4 सामाजिक अनुबंध और व्यक्तिगत अधिकार, यह भी गलत है। देखिए यहां पर व्यक्तिगत अधिकार, तो यहां पर नहीं, पर यहां पर तो ये होगा नहीं। प्राथमिक विद्यालय की बात है, प्राथमिक विद्यालय पर या तो 1 होगा या 2 होगा। तो 1 और 2 किसमें है? 2 और 1, ऑप्शन नंबर 3 में ही है। तो ऑप्शन नंबर 5 का सही आंसर कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर 3। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, एकदम आप लोग का भी जवाब सही है ना बेटा? तो एकदम देखिए कितने अच्छे तरीके से सवाल बन रहे हैं। आगे बढ़ रहे हैं हम। आगे देखिए, एक शिक्षिका अपनी कक्षा से कहती है, सभी प्रकार के प्रदत्त कार्यों का निर्माण इस प्रकार किया गया है कि प्रत्येक विद्यार्थी अधिक प्रभावशाली ढंग से सीख सके, अतः सभी विद्यार्थी बिना किसी अन्य की सहायता से अपना कार्य पूर्ण करे। वह कोहलबर्ग के किस नैतिक विकास के चरण की ओर संकेत दे रही है? कमेंट कीजिए और बताइए। कमेंट कीजिए और बताइए। एक में है औपचारिक चरण 4 कानून और व्यवस्था, उत्तर औपचारिक चरण 5 सामाजिक संविदा, पूर्व औपचारिक चरण 1 दंड परिवर्जन, पूर्व औपचारिक चरण 2 व्यक्तिकता और विनियम। बताइए बताइए, आप लोग कमेंट कीजिए और बताइए। यहां पर देखिए औपचारिक का नाम, यहां पर हम लोग परंपरागत भी पढ़े हुए हैं। उत्तर औपचारिक का मतलब उत्तर परंपरागत, नाम वही है, सेम है, हिंदी में कुछ बदल देता है ना? क्वेश्चन इंग्लिश में तैयार होता है, बाद में फिर उसका हिंदी ट्रांसलेट होता है बेटा। और क्वेश्चन अगर हिंदी में गलत होता है ना तो उसे इंग्लिश में ही माना जाता है। इसलिए इंग्लिश पर फोकस करना है। इंग्लिश से कितना दिन भागोगे? इंग्लिश पर तो फोकस करना पड़ेगा। अगर हिंदी में प्रश्न गलत है तो इंग्लिश को लिया जाएगा। आप इंग्लिश के अनुसार ही प्रश्नों का उत्तर देंगे। हिंदी में गलत लिखा तो इसका मतलब आपको बोनस अंक मिलेगा? जी नहीं, अगर वो प्रश्न इंग्लिश में सही लिखा है तो उसको माना जाएगा, है ना? हिंदी वाले स्टूडेंट को यहां पर घाटा हो जाता है। ठीक है, हाँ एकदम सही है। बहुत लोगों का सही कमेंट आ रहा है। एक शिक्षिका कक्षा से कहती है कि सभी प्रकार के प्रदत्त कार्यों का निर्माण इस प्रकार किया गया है कि प्रत्येक विद्यार्थी अधिक प्रभावशाली ढंग से सीख सके, अतः सभी विद्यार्थी बिना किसी अन्य की सहायता से अपना कार्य पूर्ण करें। अब चीजों को समझिए। यह शिक्षिका कहती है कि हम जो आपको असाइनमेंट वर्क दिए हैं, मतलब प्रदत्त कार्य दिए हैं, वो इस प्रकार बना के दिए हैं कि हर एक बच्चा अधिक प्रभावशाली तरीके से सीख सकता है। इसलिए किसी भी बच्चा को किसी दूसरे से क्या करना है? सहायता नहीं लेना है, अपना खुद ही कार्य को पूरा करना है। मतलब ऑर्डर दे रही है। हमने आपको क्या चीज बताया था कि जो चीज आपको कानून के मुताबिक सही है उसको सही मानना है। यहां तो वही है ना, रूल बना दी कि आपको ये चीज करना है। यहां का रूल है, इस शिक्षिका का ये रूल है, तो इस रूल को जब आपको फॉलो करना है, इसका मतलब कौन सी अवस्था में है? इसका मतलब आप है औपचारिक चरण नंबर 4 कानून और व्यवस्था। बाकी तो हम लोग नहीं देखे हैं, इसलिए बाकी तो होगा ही नहीं। सामाजिक संविदा तो है नहीं। इसमें तो आप क्या करते हैं कि अधिकार को भूलकर, अपने अधिकार को इंपोर्टेंस देते हैं कानून को भूलकर, है ना? और इसमें दंड की वाली बात, यहां तो दंड वाली बात हो रही नहीं। व्यक्तिगता और विनियम, आप खुद को अपना इंपोर्टेंस देते हैं। तो सही आंसर क्या है? 1 नंबर है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं चीजों को समझने में। बढ़ते हैं अगले स्लाइड की तरफ और देखते हैं। कर्नैल सिंह कानूनी कार्यवाही तथा खर्च के बावजूद आयकर नहीं देते। कर्नैल सिंह एक नाम है जो कानूनी, मतलब उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाती है ना? कि आप टैक्स क्यों नहीं देते हैं, फिर भी कानूनी कार्रवाई की जाती है, उसके बावजूद भी यह इनकम टैक्स नहीं दे रहा, आयकर नहीं दे रहा। वे सोचते हैं कि वे एक भ्रष्ट सरकार को समर्थन नहीं कर सकते। कर्नल सिंह क्या सोचते हैं कि सरकार भ्रष्ट है, इसलिए हम उसका समर्थन नहीं करेंगे। जो अनावश्यक बांधों के निर्माण पर लाखों रुपए खर्च करती है, वह संभवतः कोहलबर्ग के नैतिक विकास की किस अवस्था में है? बताइए आप लोग। 1 है उत्तर परंपरागत, 2 है परंपरागत, 3 है पश्चिम परंपरागत, 4 है पारा परंपरागत। जल्दी से कमेंट करके और हमें इसका जवाब दीजिए। हाँ एकदम सही जवाब है आप लोग का। कर्नैल सिंह कानूनी कार्यवाही तथा खर्च के बावजूद आयकर नहीं देते हैं। क्यों नहीं देता आयकर? क्योंकि वह सोचता है कि सरकार भ्रष्ट है, भ्रष्टाचार में लिप्त है, वो बेवजह का रुपया खर्च करती है अनावश्यक बांधों के निर्माण में। इसका मतलब यह कहां पहुंच चुका है? लास्ट वाले, मतलब अवस्था नंबर 5 में पहुंच चुका है ना? अवस्था 5 किस स्तर के अंतर्गत आता है? तो वो आता है पश्चिम परंपरागत। पारा तो होता ही नहीं है, ऐसा परंपरागत होगा नहीं, पूर्व होगा नहीं, है ना? क्योंकि हमने आपको क्या बताया कि यहां पर जो चीज गलत होता है उसके लिए ये अपना अधिकार समझते हैं कि नहीं ये चीज गलत है, हम उसको काम तो नहीं करेंगे, गलत है, उसके खिलाफ रहते हैं ऐसे लोग। तो ये 5वां नंबर अवस्था में थे। इसका मतलब किस स्तर में पहुंच गए? पश्चिम परंपरागत स्तर में पहुंच गए थे। तो सही आंसर 7 का क्या हो गया बेटा? ऑप्शन नंबर 3।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कोहलबर्ग के नैतिक विकास के चरणों का लक्षण है? अभी आपने जो चरण देखा, हमने लास्ट में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु बताया था, उसी से यह प्रश्न है। चरणों का परिवर्तन अनुक्रम, अलग अलग प्रति उत्तर है न कि समान प्रतिमान। तीसरा, सभी संस्कृतियों से संबंध, चरणों की सार्वभौम श्रृंखला, विभिन्न चरण एक गैर पदानुक्रम रूप में आगे की ओर बढ़ते हैं। जल्दी से कमेंट करके बताइए, जल्दी से कमेंट कीजिए और बताइए। जल्दी जल्दी हम सभी क्वेश्चन को करेंगे, आप लोग चीजों को अच्छे से समझना है और जवाब भी तेजी से देते हुए आगे बढ़ना है। हाँ, एकदम कुछ लोगों का सही जवाब आ रहा है कि सभी संस्कृतियों से संबंध, चरणों की सार्वभौम श्रृंखला। 8 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या है बेटा? 3। समझ गए चीजों को कैसे 3 है? निम्नलिखित में से कौन सा कोहलबर्ग के नैतिक विकास के चरणों का लक्षण है? चरणों का परिवर्तन अनुक्रम, मतलब बोल रहा है कि जो चरण है वो परिवर्तन हो सकता है। ऐसा तो हमने शुरू में ही बताया था कि परिवर्तन नहीं होगा, तो ये तो गलत हो गया। 4 देखिए, विभिन्न चरण एक गैर पदानुक्रम, मतलब हो गया कि वह जो है आगे पीछे ऊपर नीचे होकर आगे बढ़ेंगे। कभी पहले आ जाएंगे तीसरे नंबर वाला, पहले नंबर वाला तीसरे पर भी जा सकते हैं, है ना। दूसरे नंबर वाला 5वें पर जा सकते हैं, 5वें नंबर 6ठे पर भी जा सकते हैं। ऐसा तो हमने नहीं बताया ना, और ना ही आपने ये चीज पढ़ा है, तो यह भी गलत है। गैर पदानुक्रम रूप में मतलब यही हुआ कि पदानुक्रम में नहीं बढ़ता, गैर पदानुक्रम में मतलब आगे पीछे होकर बढ़ सकता है। ये बात भी गलत है। तो आपको पता है 1 और 4 गलत है, बच गया 2 और 3। 2 में क्या लिखा? अलग अलग प्रति उत्तर है ना कि सामान्य प्रतिमान, या तो गलत है ही। तो हमने वहां तो ये देखा था सभी संस्कृति के संबंध, सभी संस्कृतियों से संबंध, चरणों की सार्वभौम श्रृंखला, यह बात हमने देखा था और उन्होंने बताया भी था कोहलबर्ग कि ये सभी संस्कृति में समान चलता है। तो यही क्या है? लक्षण है। सही आंसर क्या हो गया? 8 का 3। अगला क्वेश्चन है, कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत के बारे में बच्चे डैश चिंतन करते हैं। सही और गलत के बारे में क्या चिंतन करते हैं? एक है अलग आयु में अलग समान तरीके से। जब तक मैं ऑप्शन पढ़ता हूं आप लोग जल्दी इस ऑप्शन को देखिए और कमेंट कीजिए। दूसरा है संदर्भ के अनुसार। तीसरा है अलग चरणों में समान रूप से, अभिभावक द्वारा प्रदत्त निर्देशों के अनुसार। कमेंट करके और बताइए। देखिए, संदर्भ के अनुसार उत्तर नहीं होगा, लेकिन जब ये क्वेश्चन पूछा था बहुत बच्चे ये आंसर दे दिए थे कि संदर्भ के अनुसार सही होता है, लेकिन क्वेश्चन कोहलबर्ग के अनुसार है ना, संदर्भ के अनुसार उत्तर तो है नहीं। कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत के बारे में तो अलग आयु में अलग समान तरीके से। ठीक है, तो यहां पर सही आंसर क्या होगा? 9 का 1 कि बच्चा अलग अलग आयु में अलग अलग प्रकार से चीजों को सोचते हैं, चिंतन करते हैं। अलग चरणों में समान रूप से तो सोचता ही नहीं है ना, तो तीसरा गलत है। और अभिभावक द्वारा प्रदत्त निर्देशों के अनुसार भी नहीं है। सही आंसर क्या हो गया? 9 का 3 कि अलग अलग आयु में बच्चा अलग अलग तरीकों से सोचते हैं। तो 9 का सही आंसर है 3। कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत के बारे में बच्चे अलग आयु में अलग समान तरीके से क्या करते हैं? चिंतन करते हैं। ठीक है बेटा, बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक तर्क के सिद्धांत की अनेक बातों के लिए आलोचना की जाती है। इस आलोचना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अब एक आलोचना बताइए, आपने लास्ट में आलोचना को देखा था। एक है कोहलबर्ग ने नैतिक तर्क के प्रत्येक सोपान के लिए विशेष उत्तर नहीं दिया है। बताइए क्या यह सही है? अगला है कोहलबर्ग का सिद्धांत बच्चों के प्रति उत्तर पर ध्यान केंद्रित नहीं करता। तीसरा है कोहलबर्ग ने अपने अध्ययन में मूलतः पुरुषों के नमूने पर ही आधारित रखा था। चौथा, इनमें से कोई नहीं। कमेंट कीजिए और बताइए। देखिए, हाँ ठीक है, आप लोग का भी जवाब सही है। इसका जो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 10 का, वह है आपका 3, है ना। कोहलबर्ग अपने अध्ययन में मूलतः पुरुषों के नमूने पर ही आधारित रखा था। हमने थ्योरी को पढ़ने से पहले भी बताया था कि ये बायसनेस थ्योरी है। कोहलबर्ग जो है बायसनेस किए थे, अपने इस सिद्धांत में सिर्फ और सिर्फ मेल को रखे थे, पुरुष को रखे थे, महिलाओं को शामिल नहीं किए थे। और इनका क्रिटिसाइज इनके शिष्य ही किए हुए थे। कि कौन थी वो जो इनके शिष्य थे, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। वही जो है इनके सिद्धांत का क्रिटिसाइज किए थे। उन्होंने यही बोला था कि आप महिला को शामिल नहीं किए, अगर आप महिला को शामिल करते तो थ्योरी में कुछ बायसनेस आ सकता था। तो चीजों को आप समझ चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। यहां पर आलोचना क्या था? आलोचना यह था कि कोहलबर्ग ने अपने अध्ययन में मूलतः पुरुषों के नमूने पर आधारित रखा था। सही आंसर 10 का कौन सा हो गया बेटा? ऑप्शन नंबर 3। एक तो गलत है ना, प्रत्येक सोपान के लिए विशेष उत्तर नहीं दिया तो गलत है। हर एक सोपान के लिए अलग अलग उत्तर था। कोहलबर्ग का सिद्धांत बच्चों के लिए प्रति उत्तर पर ध्यान केंद्रित नहीं देता, नहीं करता, एकदम करता है। बच्चे क्या उत्तर देते थे उसके आधार पर ही कोहलबर्ग ने अपना सिद्धांत लिखा था। तो 2 भी गलत है और चौथा तो होगा नहीं। सही आंसर कौन सा हो गया? 3। अगला क्वेश्चन है,
एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है कि हिंज को दवाई की चोरी नहीं करनी चाहिए, वह दवाई जो उनकी पत्नी की जान बचाने के लिए जरूरी है, क्योंकि यदि वह ऐसा करता है तो उसे पकड़ा जाएगा और जेल भी भेज दिया जाएगा। कोहलबर्ग के अनुसार वह बच्चा नैतिक समझ की किस अवस्था के अंतर्गत आता है? यंत्रीय उद्देश्य अभिविन्यास। देखिए यहां पर एक और नाम दे दिया गया, यह अवस्था नंबर 2 का नाम है। सामाजिक क्रम नियंत्रण अभिविन्यास, दंड एवं आज्ञा पालन अभिविन्यास, सार्वभौम नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। बताइए क्या होना चाहिए इसका जवाब? क्या कह रहा वो बच्चा, क्या तर्क देता है कि हिंज को दवाई चोरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यदि वह चोरी करता है तो वह पकड़ा जाएगा और पुलिस उसे कहां भेज देंगे? जेल भेज देंगे। तो हमने आपको शुरू में ही बताया था, दंड एवं आज्ञा पालन अभिविन्यास में क्या बताया था कि जिस चीज के लिए बच्चे को दंड मिलता है बच्चा वो काम नहीं करेगा। अगर बच्चा घर में चोरी कर रहा है और मम्मी उसे मारती है तो बच्चा समझ जाता है कि चोरी करना गलत है, इसलिए मम्मी से हमने क्या खाया? मार खाया। अब उसका दोस्त कहीं पर कुछ चीज को चोरी करेगा तो बच्चा बोलेगा यार ये चीज मत चोरी करो, क्योंकि इसके लिए तुम्हें मार पड़ेगी। तो वही तो बात है कि बच्चा जान रहा है कि चोरी करना गलत है, चोरी करेगा तो जेल जाएगा, पुलिस पकड़ेगी, तो इसलिए बच्चा तर्क क्या देता है कि चोरी नहीं करनी चाहिए। अगर वह पकड़ा जाता है तो वो कहां जाएगा? जेल जाएगा, इसलिए यह काम उसे नहीं करना चाहिए। तो वो कौन सी अवस्था में था? तो दंड एवं आज्ञा पालन। आप लोग का भी सही जवाब आया है, दंड एवं आज्ञा पालन अभिविन्यास। यंत्रीय उद्देश्य अभिविन्यास हम एक बार पुनः बता देते हैं, अवस्था नंबर 2 का नाम है। मैंने बताया था कि आगे इसका एक और नाम देखेंगे हम लोग। तो यंत्रीय उद्देश्य अभिविन्यास अवस्था नंबर 2 वैयक्तिकता और विनियम का नाम है। 2 तो इसका आंसर है नहीं, 4 इसका आंसर है नहीं। सही आंसर कौन सा हो गया बेटा? ऑप्शन नंबर 3। बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ, आते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, निम्नलिखित वर्णन को पढ़िए तथा कोहलबर्ग के नैतिक तर्क की अवस्था को पहचानिए। अंतःकरण के स्वचयनित नैतिक सिद्धांतों के द्वारा सही कार्य परिभाषित किया जाता है जो कानून एवं सामाजिक समझौते पर ध्यान दिए बिना संपूर्ण मानवता के लिए वैध होता है। अब आप पढ़िए, बताइए ये कौन सी अवस्था है? सोचिए, क्वेश्चन है अंतःकरण के स्वचयनित नैतिक सिद्धांतों के द्वारा सही कार्य परिभाषित किया जाता है जो कानून एवं सामाजिक समझौते पर ध्यान दिए बिना, है ना, कानून और सामाजिक समझौते पर आप ध्यान नहीं देते हैं, जो चीज संपूर्ण मानवता के लिए वैध होता है आप उस काम को करना पसंद करते हैं। ये कौन सी अवस्था में हम लोग पढ़े? यंत्रीय उद्देश्य अभिविन्यास में पढ़े थे, या सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास में पढ़े, या सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास में पढ़े हैं, या फिर सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास में पढ़े हैं? बताइए किसमें हम लोग इस चीज के बारे में पढ़े हैं, है ना? कमेंट कीजिए और बताइए इसका उत्तर। अंतःकरण के स्वचयनित नैतिक सिद्धांतों के द्वारा सही कार्य परिभाषित किया जाता है जो कानून एवं सामाजिक समझौते पर ध्यान दिए बिना संपूर्ण मानवता के लिए वैध होता है। देखिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है आपका सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास, है ना। अंतःकरण के स्वचयनित नैतिक सिद्धांतों के द्वारा सही कार्य परिभाषित किया जाता है जो कानून एवं सामाजिक समझौते पर ध्यान दिए बिना संपूर्ण मानवता के लिए वैध होता है ना। तो ये जो संपूर्ण मानवता के लिए वैध होता है मतलब क्या है कि कानून और न्याय को भूलकर हम अपने अधिकार का इंपोर्टेंस देते हैं। तो जो संपूर्ण मानवता के लिए वैध होता है, जिस तरह से हमने आपको एक उदाहरण देकर समझाया था कि शहर में बाढ़ आ गया है जिससे माल जान की बहुत ज्यादा क्षति हुई है, तो इस अवस्था के बच्चे कानून को भूल जाते हैं और नारेबाजी करते हैं, आगजनी करते हैं, रोड जाम करते हैं, जो कि कानून के मुताबिक गलत है, लेकिन वह उसको ध्यान दिए बिना संपूर्ण मानवता के लिए वैध ठहराते हैं। उसको लगता है कि सरकार समय रहते अगर सब कुछ को ठीक कर लेती तो यह नौबत नहीं आती। इसलिए इसका सही आंसर कौन सा है? सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास। ठीक है बेटा, ठीक है। ये जो ऑप्शन नंबर 3 यहां लिखा है सामाजिक क्रम व्यवस्था, यह आपका अवस्था नंबर 2 है। सामाजिक अनुबंध जो है अवस्था नंबर 5 है। हमने आपको पिछले स्लाइड्स में एक जगह आपको मैंने बता दिया था कि सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास की जगह इसे भी क्रम व्यवस्था का नाम देकर यानी क्रम नियंत्रण का नाम देकर, वो चीज गलत है, वहां पर नहीं लेना है। इस चीज को आप रखेंगे अवस्था नंबर 2 में। इसका जो सही आंसर है वो 2 है, सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास। यह जो है आपका अवस्था नंबर 5 है। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी लॉरेंस कोहलबर्ग के
द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है? बताइए, ये एकदम आसान सा प्रश्न है। प्रसुप्ति अवस्था? नहीं, ऐसा तो हमने नहीं पढ़ा। सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास? जी हाँ, यही तो इसका सही आंसर है। मूर्त संक्रियात्मक? जी नहीं, ये तो जीन प्याजे का है। उद्योग बनाम अधीनता अवस्था? यह भी नहीं पढ़ा। ये किसका है? एरिक एरिक्सन का है। और एक नंबर किसका है? प्रसुप्ति अवस्था? ये आपका सिगमंड फ्राइड साहब का है। तो सही आंसर कौन सा हो गया? 13 का 2। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन है कि नूर विद्यालय में अपना लंच बॉक्स लाना भूल गई तथा यह कहते हुए तान्या से उनका लंच साझा करने के लिए कहा, तुम्हें आज अपना लंच मेरे साथ साझा करना चाहिए क्योंकि कल मैंने तुम्हारे साथ अपना लंच साझा किया था। देखिए, लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार नूर का कथन अभिविन्यास प्रारूप को अवस्था पर दर्शाता है। जल्दी से कमेंट करके बताइए। ऑप्शन 1 है कानून एवं व्यवस्था, पश्च परंपरागत, आज्ञा पालन पूर्व परंपरागत, अच्छा होना परंपरागत, आदान प्रदान पूर्व परंपरागत। जल्दी से बताइएगा अब आप लोग इसका कमेंट करके उत्तर। आसान सा प्रश्न है, हमने आपको बताया था अवस्था नंबर 2 में, है ना, यानी स्तर नंबर 1 जिसका नाम था पूर्व परंपरागत, उसमें जैसे को तैसा अगर हमने उसे लंच बॉक्स आज दिया तो कल वो अपना लंच मुझे करवाएगी, है ना। तो ये था जैसे को तैसा वाला अवस्था, और हमने इसे कहां पढ़ा था? पूर्व परंपरागत में। तो आंसर या तो 2 होगा या 4 होगा। और पूर्व परंपरागत में कौन सा था? व्यक्तिकता और विनियम, जिसे हम लोग आदान प्रदान कहते हैं, इंटर एक्सचेंज कहते हैं, है ना। तो सही आंसर है 4। आज्ञा पालन में तो दंड और उसे चावसी मिलती है। तो 2 तो आंसर नहीं है। सही आंसर कौन सा हो गया बेटा? ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है, कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है? बताइएगा। धार्मिक शिक्षा को महत्व देकर, व्यवहार के स्पष्ट नियम बनाकर, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके, कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए इस पर कठोर निर्देश देकर। बताइए क्या होना चाहिए आंसर? एकदम सही है। इसका सीधा आंसर है कौन सा है बेटा? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में अगर हम उसे शामिल करेंगे तो बच्चों के अंदर नैतिक मूल्य का विकास होगा। बच्चे चीजों को सही और गलत के बारे में अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। धार्मिक शिक्षा तो कहीं हम देते नहीं है, गलत है। व्यवहार के स्पष्ट नियम कहीं बनाते नहीं है, अभी गलत है। कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए इस पर कठोर निर्देश दे रहे हैं, तो यह बात क्या है? गलत है। सही आंसर कौन सा हो गया बेटा? ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है, बच्चों में नैतिक मूल्यों को विकसित करने का सर्वाधिक उचित तरीका है? बच्चों के अंदर जो नैतिक मूल्यों का विकास करेंगे, इसमें से कौन सा तरीका सबसे परफेक्ट होगा जिससे बच्चों के अंदर नैतिक मूल्यों का विकास होगा? पहला है प्रातःकालीन सभा में बच्चों को नैतिक उपदेश देना। दूसरा है विद्यार्थियों के सामने एक प्रस्तुति रखना और उस पर निर्णय लेने के लिए कहना। शिक्षक और बड़ों द्वारा नैतिक विचारों का प्रदर्शन। शिक्षकों एवं बड़ों द्वारा नैतिकता और अनैतिकता के बीच अंतर करना सिखाना। देखिए, बताइए आप लोग कमेंट करके। कुछ लोगों का सही जवाब है कि बच्चों में नैतिक मूल्यों को विकसित करने के लिए सर्वाधिक उचित तरीका क्या सबसे हम अच्छा तरीके से करेंगे ताकि बच्चों के अंदर नैतिक मूल्यों का क्या हो सके? विकास हो सके। तो क्या हम सुबह सुबह उसे उपदेश देंगे प्रातःकालीन सभा में, तो क्या बच्चों के अंदर नैतिक मूल्य का विकास होगा? बिल्कुल नहीं। हाँ, विद्यार्थियों के सामने एक ऐसा प्रस्तुति रखेंगे जिस पर बच्चा स्वयं निर्णय लेगा। इससे बच्चों के अंदर नैतिक विकास का क्या होगा? नैतिक मूल्य का क्या होगा? विकास होगा। तो 2 इसका क्या है? सही आंसर है। 3 यहां पर बोल रहा आप प्रदर्शन कीजिए। शिक्षक प्रदर्शन नहीं करना है, बच्चे को इन्वॉल्व रखना है। प्रदर्शन करेंगे इसमें बच्चा कुछ नहीं सीख पाएगा, तो गलत है। और चौथा भी क्या है? गलत है। सही आंसर क्या है बेटा? ऑप्शन नंबर 2 सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, है ना, और जवाब दीजिए। क्वेश्चन है, अभिमन्यु जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत एक पब्लिक स्कूल की कक्षा 4 में दाखिला लेता है। कुछ समय बाद अभिमन्यु के सहपाठी उसे उसकी गरीब पृष्ठभूमि के लिए बहुत परेशान करते हैं। एक शिक्षक के रूप में आप ऐसी स्थिति में क्या करेंगे यदि आप कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत का अनुगमन करते हैं? देखिए, इस प्रश्न का जवाब देना थोड़ा कठिन है। सोचिए, प्रश्नों को पढ़िए। प्रश्न का उत्तर मांग रहा है कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार। आप खुद सोचिए कि एक बच्चा है जो आर्थिक रूप से कमजोर है, ईडब्ल्यूएस है, और शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत एक प्राइवेट स्कूल में कक्षा 4 में एडमिशन लेता है। किसके तहत? शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत। कक्षा 4 मतलब अभी बच्चा प्राइमरी स्कूल में ही है।
दाखिला लेता है, क्योंकि वहां पर 25% रिजर्वेशन है। इस वजह से बच्चे को प्राइवेट स्कूल में क्या हो जाता है, दाखिला लेता है। कुछ समय बाद वह जो बच्चा अभिमन्यु है, उसके सहपाठी उसे गरीब पृष्ठभूमि के लिए बहुत परेशान करते हैं कि तुम गरीब पृष्ठभूमि से है। तो शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे, यदि आप कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत का अनुगमन करते हैं, तो आपको यहां क्या करना है, शिक्षार्थियों से कहेंगे कि यदि वे अभिमन्यु को परेशान करना जारी रखते हैं तो उन्हें दंडित किया जाएगा। अभिमन्यु को अपने सहपाठी के रूप में स्वीकार करने के बारे में शिक्षार्थियों को परामर्श देंगे। अभिमन्यु से कहेंगे कि जो बच्चे उसे परेशान करते हैं उसकी उपेक्षा करें। प्रधानाचार्य से निवेदन करेंगे कि वे अभिमन्यु के लिए अच्छी पोशाक और एक जोड़ी जूते का प्रबंध करें। क्या होना चाहिए आंसर? कुछ लोग 2 बता रहे हैं, 2 तो इसका आंसर नहीं है। 2 आंसर तब होता जब क्वेश्चन यहीं पर रह जाता। एक शिक्षक के रूप में आप ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, और डाइस, ये जो आप लिखा हुआ ना आगे, यदि आप कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत का अनुगमन नहीं करते, ये चीज अगर नहीं रहता ना, यहां से यहां कटा रहता, या जगह यहां पर कुछ नहीं रहता, ये हटा रहता, या इसको काट दिया जाए, तो यहां पर जब काट देंगे या इसको हटा देंगे तब जाकर इसका उत्तर होगा अभिमन्यु को अपने सहपाठी के रूप में स्वीकार करने के बारे में शिक्षार्थियों को परामर्श देंगे। लेकिन कक्षा 4 में है, प्राथमिक कक्षा का बच्चा है, परेशान कर रहा है, तो कोहलबर्ग के नैतिक सिद्धांत के अनुसार आपको चलना है। तो ऐसे में आप उस बच्चे को दंडित करेंगे। शिक्षार्थियों से कहेंगे कि यदि वो अभिमन्यु को परेशान करना जारी रखेंगे तो हम तुम्हें दंड देंगे, है ना, हम क्या करेंगे, उसे दंड देंगे। तो बच्चा परेशान करना छोड़ देगा, क्योंकि बच्चा अभी छोटा है, और बच्चा जैसे ही सोचेगा कि मुझे दंड मिलेगा तो बच्चा गलत काम करना क्या कर देगा, छोड़ देगा, क्योंकि वो परेशान करना क्या है, गलत है ना। तो सही आंसर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। इसका ऑफिशियल आंसर की 1 ही है बेटा, 2 नहीं होगा। 2 तब होगा जब यहां तक हम हटा दिया जाए, यदि के बाद अगर क्वेश्चन को खत्म कर दे और यहीं तक क्वेश्चन को रखे, तब इसका आंसर 2 जाएगा, अन्यथा इसका आंसर क्या रहेगा, 1 रहेगा। तो क्या कहेंगे हम शिक्षार्थियों से, कहेंगे कि अगर अब अभिमन्यु को परेशान करोगे तुम लोग तो तुम्हें क्या देंगे, हम दंड देंगे या दंडित किया जाएगा उसे, है ना। तो सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 1। बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, आप एक शिक्षिका या शिक्षक के रूप में रैगिंग और धमकाने के सख्त विरोधी हैं तथा इस संदर्भ में विद्यालय में पोस्टर लगवाते हैं तथा समिति बनवाते हैं। आपसे जुड़ने वाले किशोर जो इस विचार के दृढ़ विश्वासी हैं, आपसे जुड़ने वाले किशोर जो इस विचार के दृढ़ विश्वासी है, निम्नलिखित में से किस स्तर पर होंगे? ठीक है, क्या है, पारंपरिक स्तर, पूर्व पारंपरिक स्तर, उत्तर पारंपरिक स्तर, सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने वाला स्तर। देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ कि आप एक शिक्षक या शिक्षिका के रूप में रैगिंग और धमकाने के सख्त विरोधी है तथा इस संदर्भ में विद्यालय में आप पोस्टर लगाते हैं, क्योंकि आप रैगिंग करने को गलत मानते हैं, आप इसके विरोधी है कि रैगिंग क्लास में, स्कूल में या कैंपस में नहीं होना चाहिए, है ना, या विद्यालय में रैगिंग नहीं होना चाहिए। तो आप जब समिति बनाते हैं तो इस समिति में वही बच्चे जुड़ते हैं जो रैगिंग के खिलाफ होते हैं, जो रैगिंग के सख्त विरोधी होते हैं। तो निम्नलिखित में से वह जो किशोर है वह किस स्तर पर होगा? देखिए यहां पर तो बच्चा क्या है, यहां पर उसके खिलाफ है। इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है आपका उत्तर पारंपरिक स्तर, क्योंकि आप जो विरोधी है, रैगिंग और धमकाने के सख्त जो विरोधी है, इसमें वही बच्चा जुड़ता है जो रैगिंग और धमकाने के क्या होता है, खिलाफ होता है। तो इसका मतलब आप कौन सी अवस्था में पहुंच चुके हैं? आप पहुंच चुके हैं सार्वभौमिक नीति परक वाले अवस्था में, और वह अवस्था हम लोग किसमें पढ़े हैं? उत्तर पारंपरिक स्तर में। इसलिए 18 का सही आंसर कौन सा हो गया? उत्तर पारंपरिक स्तर में, क्योंकि आपके साथ वही बच्चा जुड़ता है जो इसके क्या है, विरोधी है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, कोहलबर्ग ने प्रस्तुत किए हैं, एकदम आसान सा क्वेश्चन है, बताइए। कोहलबर्ग ने प्रस्तुत किए हैं संज्ञानात्मक विकास, बिल्कुल नहीं। शारीरिक विकास, यह भी नहीं। संवेगात्मक विकास, यह भी नहीं। कौन सा होगा? नैतिक विकास के चरण। सही आंसर कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से किस एक जोड़े का मिलान ठीक हुआ है? मतलब कौन सा सही तरीके से मिला हुआ है, कौन सा सही है इसमें से? पहला है सामाजिक संविदा अभिविन्यास, किसी कार्य के भौतिक परिणाम निर्धारित करते हैं कि वह अच्छा है या बुरा। दंड देना और आज्ञा पालन अभिविन्यास, नियम तय नहीं है किंतु समाज के हित में बदले जा सकते हैं। ये तो होगा नहीं, है ना। अच्छा लड़का या अच्छा लड़की अभिविन्यास, अच्छा बनकर कोई स्वीकृति प्रदान करता है,
नियम, आदेश, अभिविन्यास मानवाधिकारों के मूल्यों के आधार पर नैतिक सिद्धांत स्वयं चुने जाते हैं। बताइए जरा, कमेंट कीजिए। देखिए यहां पर कौन सा सही है। सामाजिक संविदा किसी कार्य के भौतिक परिणाम निर्धारित करते हैं कि वह अच्छा है या बुरा। ऐसा तो हमने सामाजिक संविदा अभिविन्यास में तो पढ़ा नहीं है। दंड देना और आज्ञा पालन अभिविन्यास में क्या, नियम तय नहीं है किंतु समाज के हित में बदले जा सकते हैं। ये तो हमने पढ़ा ही नहीं, ये चीज तो हमने पढ़ा सामाजिक संविदा में। और सामाजिक संविदा के आगे जो विशेषता लिखी है वो हमने पढ़ा दंड एवं आज्ञा पालन में। मतलब ये दोनों क्या है, गलत है। अच्छा लड़का या अच्छा लड़की, अभिविन्यास में हमने तो यही पढ़ा, अच्छा बनकर कोई स्वीकृति प्राप्त करता है। मतलब हम अगर अच्छा बनेंगे तभी हमारा समाज में, अपने घर में क्या होगी, स्वीकृति मिलेगी। तो सही आंसर तो 3 है। 4 है नियम, आदेश, कानून, व्यवस्था वाला में। कानून व्यवस्था वाले में क्या है, कानून के मुताबिक जो चीज सही होनी चाहिए। लेकिन यहां क्या लिखा, मानवाधिकारों के मूल्य के आधार पर नैतिक सिद्धांत स्वयं चुने जाते हैं। यह बात तो गलत है, ये तो हमने 5वां नंबर अवस्था में पढ़ा, तो ये तो भी गलत है। चौथा ऑप्शन भी गलत हो गया। तो 20 का सही आंसर कौन सा हो गया बेटा, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है नैतिक, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के विचार के स्तर है। कितने स्तर है बताइएगा, है ना, 3 स्तर है ना। एकदम आसान सा प्रश्न है। कौन सा ऑप्शन होगा इसका, 3, ऑप्शन नंबर 1। 3 यहां लिखा हुआ, ये 3 मत समझना है बेटा, ये 3 है और ऑप्शन नंबर कौन सा है, 1 है। हमने 3 स्तर पढ़ा और कितनी अवस्था को पढ़ा था, 6 अवस्था। अगर ऑप्शन में 6 लिखा रहे तो वहां कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि आपको स्तर के बारे में पूछा जा रहा। और स्तर आपने कितना पढ़ा, 3 पढ़ा। तो कोहलबर्ग के नैतिक विकास के विचार के कितने स्तर है, 3 है। तो 21 का सही आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है पूर्व परंपरागत नैतिकता में क्या होता है। मतलब जब आप पूर्व परंपरागत नैतिकता में होते हैं या बच्चा जब पूर्व परंपरागत अवस्था में होता है तो क्या होता है, बहुतों से नियमों तथा मूल्यों को व्यक्तियों द्वारा आंतरिकता दी जाती है। दूसरा है वय के व्यापक तथा उदारता आधारित सिद्धांत नियमों को सामाजिक अनुबंध के रूप में देखने के लिए शामिल किए जाते हैं। नियमों तथा मूल्यों का विचार विकसित नहीं होता है। व्यक्ति के लिए नियम तथा मूल्य बाह्य होते हैं। ठीक है, बताइएगा पूर्व परंपरागत नैतिकता में क्या होता है, कमेंट कीजिए और इसका उत्तर दीजिए। बताइए इसका जो सही आंसर है, पूर्व परंपरागत नैतिकता में जो होता है व्यक्ति के नियम तथा मूल्य बाह्य होते हैं। सही आंसर क्या है, 4 नंबर। क्योंकि बाह्य होते हैं का क्या मतलब हुआ कि बाहरी द्वारा ही निर्धारित होता है। जो बाहर के लोग निर्धारित करते हैं, बच्चा उसी चीज को मानता है। बच्चा चोरी करता है, अगर उसको मारता है तो बच्चा चोरी करना छोड़ देता है, क्योंकि उसको लगता है यह चीज गलत है। तो बाह्य द्वारा ही क्या होता है, निर्धारित होती है बच्चों के अंदर नैतिकता पूर्व परंपरागत अवस्था में। तो पूर्व परंपरागत अवस्था में या नैतिकता में जो सही आंसर है वो कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है कि किसी बच्चे का दिया गया विशिष्ट उत्तर कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के सोपानों की विषय वस्तु के किस सोपान के अंतर्गत आएगा। यदि आप ईमानदार है तो आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे, इसलिए आपको ईमानदार रहना चाहिए। बताइएगा इसका सही आंसर क्या है, अच्छा लड़की अच्छा लड़का अनुकूलन, दंड आज्ञाकारिता अनुकूलन, कानून और व्यवस्था अनुकूलन, सामाजिक संकुचन अनुकूलन। एकदम आसान सा सवाल है, कमेंट कीजिए और इसका जवाब बताइए। यदि आप ईमानदार है तो आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे, इसलिए आपको क्या होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए। इसका सही आंसर आप लोग दीजिए जरा। एकदम सही उत्तर है, इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 1, अच्छा लड़का और अच्छा लड़की। हमने आपको वहां पर यह बात अच्छी तरीके से बताया था कि अगर आपके माता पिता ईमानदार है और आप ईमानदार बन के रहेंगे तो आप पर वो गर्व महसूस करेंगे। लेकिन अगर आप चोरी करेंगे और आपके माता पिता ईमानदार है तो आपको घर से बाहर कर देंगे, क्योंकि आप ईमानदार नहीं है। माता पिता ईमानदार है लेकिन आप ईमानदार नहीं है तो आपको घर से बाहर कर देंगे। लेकिन अगर आप माता पिता की तरह ईमानदार हैं तो माता पिता आप पर क्या करेंगे, गर्व करेंगे। इसलिए आपको क्या होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए। तो इसमें आप क्या चाहते हैं कि हम अच्छा लड़का या अच्छा लड़की बनकर समाज में या परिवार में या शिक्षकों या साथियों के साथ पेश आए, है ना। तो 23 का सही आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर 1। 2, 3 और 4 इसका आंसर नहीं है। दंड एवं आज्ञा पालन में तो हम लोग देख ही चुके हैं, कानून व्यवस्था, कानून के मुताबिक जो चीज सही होता है। सामाजिक संकुचन, ये भी चीज हम पढ़ चुके हैं। सही आंसर क्या है, 1 है। ठीक है बेटा, तो यहां तक हमारा था ये, और यह जो है थ्योरी पूरे क्वेश्चन के साथ यहां पर खत्म होता है। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही आप अगर अभी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के बीच लिंक को शेयर कर दीजिए, है ना। और अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही
फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और खुशी होंगे।